सर मूलतः सौराष्ट्र से है। मैनेजमेंट फैकल्टी के डीन रहे। बहुत सालों तक वो सिंडिकेट मेंबर भी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में रहे। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर भी एक टर्म पे रहे और 1 साल तक वो इंचार्ज वीसी में रहे और अभी 2 सालों से वो गुरु गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी का काम संभालते हैं। इस कार्यक्रम को हम गुजरात के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट केंद्र में और अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सहायता से उसको एक ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, इसी उद्देश्य के साथ सारे कॉलेज को भी हमने जोड़ा हुआ है। तो हमें जो कॉलेज के प्रतिनिधि है, श्री शिरीष जी काशीकर, डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री विशाल जी जोशी, जो रिप्रेजेंटेटिव है भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी का, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री अजय जी सोनी, जो गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी की ओर से कोऑर्डिनेटर है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। चिराग भाई सिद्धपुरा, जो हमारे कोटवार जो हमारी ओमरौली कॉलेज है, जहाँ से सूरत से ये पूरा कार्यक्रम लाइव आता है, उनके कोऑर्डिनेटर है। उनके प्रिंसिपल सर किशोर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो विद्यानगर में हमारे साथ जुड़ी हुई जो इंस्टीट्यूशन है, उनके जो भानुभाई परमार, जो नलिनी आर्ट्स कॉलेज है, उनके राज्यशास्त्र के प्रोफेसर है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके जो प्रिंसिपल है मंसूरी साहब, जो वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर है और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर भी है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र भाई नाई, वो भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर है और जो डाकघर में हमारी कॉलेज जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके प्रिंसिपल है। उसी कॉलेज से श्री सहज भाई गांधी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुजरात टेक्निकल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है मनन भाई, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो जामफांपड़िया कॉलेज है, उनकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की जासमीना बिन शारदा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। फिर चार्मी कारिया जी, जो भावनगर में हमारा जो सेंटर है, उनके हमारे साथ जुड़ी हुई है। उन सबका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज्यादातर हम कार्यक्रम से पहले विषय की प्रासंगिकता रखते हैं, लेकिन जो ऐसा आज गंभीर विषय है, तो मैं इस विषय पे कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। सर हमारे साथ है, तो मुझे लगता है कि मुझे उस विषय की प्रासंगिकता की ओर बोलने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं पहले शुरुआत से सर के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करता हूँ। हमारे गुजराती में कहावत है कि जो मोर ना ईंडा चितारवा ना पड़े। सर का ये जो पूरा देश देश की सुरक्षा का जो जुनून है, उन्होंने आपको उनको हेरिडिटी में मिला हुआ है। उनके पिताजी मेजर जनरल सैयद मेहदी हसन जी आर्मी में रहे हुए जनरल के रूप में रहे हुए हैं। तो ये पूरा एक सुरक्षा का जो एक देश की सुरक्षा का जो विचार था, वो उनको बचपन से ही मिला हुआ है। सर ने नैनीताल से अपनी स्कूलिंग की, बाद में देश की जो प्रसिद्ध कॉलेज है स्टीफन कॉलेज, वहाँ से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद वो आर्मी में ज्वाइन हुए। मूलतः वो पहले 4th बटालियन गढ़वाल राइफल से उन्होंने शुरुआत की थी। बाद में अलग अलग आर्मी के अलग अलग पोजिशन पे रहे। उनका जो मूल जिनके लिए वो जाने जाते हैं, जो कश्मीर में वो जब जीओसी थे, 15 जो बटालियन थे, उसके कमांडिंग ऑफिसर थे, वहाँ पे जो उन्होंने काम किया और एक कश्मीर की जन समुदाय को देश के साथ जोड़ा, अलग अलग इनिशिएटिव लिए, एक तरीके से एक ब्रिज बनाया कश्मीरी जो जनता थी और आर्मी के बीच, उनके लिए बहुत ही जाना जाते हैं। क्रिकेट बोर्ड की वहाँ पे शुरुआत हुई। आप जानते हैं कि बहुत सारे आज कश्मीर से क्रिकेटर आईपीएल में खेल रहे हैं, हमारे टीम के साथ खेल रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर सर ने दिखाया था और इसके लिए बहुत उन्होंने काम किया था। एज ए आर्मी जो रजिस्ट्रार जनरल सेक्रेटरी के रूप में वो रिटायर हुए। इसके बाद अलग अलग इसी विषयों को जो सुरक्षा के विषय है, उनको समाज के सामने रखना, इसी उद्देश्य के साथ बहुत सारी थिंक टैंक है, जैसे कि विवेकानंद फाउंडेशन है, ऐसे बहुत सारी थिंक इंडियन फाउंडेशन है, ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल थिंक टैंक के साथ वो जुड़े। देश के जो मूल सारे जो न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, बहुत सारे न्यूज़पेपर में उनके कंटिन्यूस आर्टिकल इस विषय को लेके आते हैं। इवन जो ज़्यादातर जो हमारे जो मीडियाज़ ग्रुप है, उनके साथ भी उनके लगातार इंटरव्यू हर एक विषय पे देश के सामने रखना, ये सर पहले से ही एक तरीके से लास्ट रिटायरमेंट के बाद इसी काम में वो जुड़े हुए हैं। अगर सेना में रहे तो बहुत सारे मेडल्स उनको मिले हैं। एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल है, अति विशिष्ट सेवा मेडल है, सेना मेडल है, विशिष्ट सेवा मेडल है, सामान्य सेवा मेडल है। ऐसे बहुत सारे मेडल सर को मिले हुए हैं।
बहुत सारे ऑपरेशन बिगिनिंग फ्रॉम पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका, आप देखेंगे तो उनका एक पूरा कैरियर इंटरनेशनल सर्विसेज में भारत की सुरक्षा को लेके अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ वो जुड़े रहे हैं। तो मैं फिर से सर का हार्दिक स्वागत करता हूं और सर को कहता हूं कि अपना वो जो प्रासंगिक उद्बोधन है वो हमारे सामने रखें। नमस्कार, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद दलीप भाई, बहुत बहुत आपने ये इनविटेशन दिया मुझको और मैं बड़ी खुशी के साथ मैं इसमें जुट गया, क्योंकि मुझे गुजरात के साथ कुछ खास ही ज्यादा लगाव है और मैं हर दफे ये समझता हूं कि अगर कहीं भारत के का स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है उसके बारे में जानकारी ज्यादा देना, बढ़ाना आगे अगर कहीं किसी राज्य में हो रहा है तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा गुजरात में आज हो रहा है। मैं गुजरात में खुद आया हूं बहुत दफे, वहां बहुत दफे मैंने लेक्चर लिए हैं और जिस तरह के सवाल आए हैं मेरे पास उससे मुझे खास तौर पे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, क्योंकि समय कम है, मैं तकरीबन 50-55 मिनट बात करूंगा, एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर एक, दलीप भाई ने आपको मेरा पूरा करियर के बारे में बताया, मगर सबसे अहम बात यह है इस शीर्षक में, सबसे अहम बात यह है मैंने अपनी यूनिट 4 गढ़वाल राइफल्स, उत्तराखंड के जवान है हमारी 4 गढ़वाल राइफल्स, जो मेरे पिताजी की यूनिट थी, मेरे पिताजी ने खड़ी की थी वो यूनिट, उसी को मैंने कमांड किया बाद में। वो उसको मैं कमांड कर रहा था सियाचिन ग्लेशियर में। आपने सुना होगा सियाचिन के बारे में, और सियाचिन के बारे में आखिरी में मैं आपको एक स्लाइड के साथ में समझाऊंगा भी और तफसील के साथ। और वहां जब 1 साल का टेन्योर खत्म हो गया, 1 साल से ज्यादा कोई रहता नहीं है सियाचिन में, तो मैं यूनिट को नीचे लाकर और उसको लद्दाख के ले में लाया और ले से मैं ले गया इसको ऊपर पेंगोंग सो में, और वहां पर 1.25 साल मैंने पेंगोंग सो चुशूल में यूनिट को कमांड किया। अब आप देख लीजिए जो आज का पूरा वाक्य हो रहा है वो वही है, पेंगोंग सो, चुशूल, ऊपर गलवान की तरफ दरबुक से जो रोड जाती है दौलत बेग ओल्डी वहां तक, ये पूरा इलाका। तो इसको मैंने इसका चप्पा चप्पा देखा हुआ है, इसको चल के देखा है मैंने, हवाई जहाज से देखा है मैंने, गाड़ी में ड्राइव करके देखा है, पूरा इलाका जानता हूं मैं अच्छी तरह से। इसलिए मैं समझता हूं कि उस ग्राउंड नॉलेज को और साथ में जो प्रोफेशनल नॉलेज है इनको जोड़कर अगर मैं पब्लिक के सामने इन चीजों को लाऊं तो ये तफसील से समझ इसकी आ सकती है। आज ऊटपटांग सवाल आ रहे हैं बहुत, आजकल बहुत लोग अजीब अजीब सवाल कर रहे हैं। एक सवाल ये हो रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 18 दफे मिले जी जिनपिंग से, चीन के सदर जो है, और क्यों मिले, क्या फायदा हुआ, उसके बाद चीन ने आकर जो करा है भारत के साथ उससे क्या फायदा हुआ पिछले 6 साल में मोदी जी जो 18 दफे उनसे मिले, इसका जवाब मैं आपको दूंगा, ताकि आप लोग भी इन तरह के सवाल जो लोगों के, और ये ठीक है सवाल है लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, इनको लोगों को समझा सके कि क्या बात है असल में। आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए, ये बहुत से मैप होंगे, आमतौर पे किसी फौजी जनरल का जब लेक्चर होगा तो उसमें मैप आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि बिना मैप के कोई फायदा नहीं होता है। आप खड़े होकर आप समझा दें, बातें करें किसी लैंडमार्क की इधर उधर, आपको क्या समझ में आएगा जब तक कि आपके सामने एक नक्शा ना हो। तो मैं आपको सामने बहुत से नक्शे करूंगा पेश, और जो दिमाग में आप पढ़ रहे हैं, आजकल अखबारों में पढ़ रहे हैं, टेलीविजन की न्यूज में सुन रहे हैं हर शाम, और मई के महीने से ये कभी गलवान तो कभी पेंगोंग सो तो कभी दौलत बेग ओल्डी, ये सब नाम जो सुन रहे हैं, इनको तफसील के साथ जितने नुक्ते हैं इनको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा आपके लिए। तो मैं शुरुआत करता हूं, सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन को मैं अपलोड करता हूं। दलीप भाई आपको अगर दिख रहा है प्रेजेंटेशन तो मुझको जरा कंफर्म कर दीजिए। दिख रहा है? गुड, ठीक है। इस तरह से तकरीबन 28 स्लाइड है। शीर्षक पे मत जाइए, मैं शीर्षक छोटा कर दिया है, फ्रंटियर लद्दाख, मगर इसमें चीजें, इसके पीछे बहुत ज्यादा चीजें समझाऊंगा। ये जो तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं, तस्वीर ये वाली, इसमें मेरा कर्सर भी देख लीजिए, ये है जनरल साहब
जनरल हरिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो पिछले 1 साल से 14 कोर 14 कोर को कमांड कर रहे थे। अभी हाल ही में उन्होंने कमांड को जनरल मेनन साहब को सौंपा है। इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से ये पूरा जो क्राइसिस हुए, यहाँ पर सिचुएशन जो है, इसको बड़ी बड़ी सावधानी के साथ इन्होंने इसको संभाला है। तो 3 सवाल आते हैं ये इसके बारे में। ये अब मैं देख रहा हूं कि आपके पास 6 लेक्चर तो ऑलरेडी सुन लिए हैं, तो इन 6 लेक्चरों में बड़े अलग अलग तरीके के लेक्चर थे, ये बड़े तफसील के साथ आपको समझाया लोगों ने। तो ये बिल्कुल ही अलग चीज है, ये मिलिट्री एस्पेक्ट्स हैं इस पूरी स्थिति के, और इसको मैं उसी तरीके से समझाऊंगा। और जो कुछ आपने पहले ज्ञान लिया है उसको दिमाग में रखिए, उससे बड़ा फायदा होगा। सबसे पहला है कि बॉर्डर के ऊपर स्थिति है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन। और ये कॉन्फ्रंटेशन जो है, ये जो ये झड़प हुई है, ये किस लिए हुई है, कैसे शुरू हुई? आपने इसका बैकग्राउंड तो बहुत देख लिया, तिब्बत के बारे में, सिंजियांग के बारे में देख लिया, पूरा जो भारत चीन के संबंध जो थे 50-60s में, उनको समझ लिया। अब कैसे ये अब आई है ये बात 2014 से 2013 से खास तौर पे, उसको मैं समझाऊंगा। और क्या आखिर में क्या ये लड़ाई के संबंध है, क्या संबंध होने वाले ही क्या लड़ाई, मैं इसके बारे में भी थोड़ी इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहला स्लाइड तो ये है कि 49 से 2020 71 साल हो गए। इन 71 साल में आज तक मेरे ख्याल में दुनिया में भी ये समझ नहीं आई है, ना भारत में ना चीन में, कि हमारे संबंध चीन के साथ है क्या। क्या हम दोस्त हैं, क्या हम दुश्मन हैं, क्या हम राइवल हैं, क्या हम कॉम्पिटिटर हैं। अलग अलग समय पर हम अलग अलग हमारी स्थिति रही है हमारी संबंध की। अब आप देखिए $90 बिलियन हमारी ट्रेड है हमारा, हालांकि चीन के तकरीबन उसमें से $72 बिलियन चीन के फायदे में है, $18 बिलियन हमारे पास है। चीन जो है हमारी सप्लाई चेन की शुरुआत है, सोर्स है, वहां से बहुत सप्लाई चेन की चीजें आती है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग वहां होती है, बहुत चीजों की असेंबली यहाँ होती है। जब ऐसे संबंध है, इकोनॉमिक संबंध, तो एक दूसरे, तो फिर आप दुश्मन कैसे हुए? तो ये किसी को इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ये एक अजीब ही स्थिति है, उस स्थिति को वैसे ही रहने दीजिए। और इसी में आप समझिए कि जो आपकी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो हाईएस्ट लेवल पे है, उनके लिए कितना मुश्किल है कोई भी चीज का डिसीजन लेना, क्योंकि संबंध जो है हमारे, उसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर हमको पाकिस्तान के साथ मालूम है कि पाकिस्तान क्या चाहता है, दुश्मनी है, मोदी जी ने बहुत कोशिश की, 2014-15 में गए भी, लाहौर भी गए, उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है, पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, नगरोटा हुआ। तो हमको मालूम है कि वो दुश्मनी पाकिस्तान की फौज की दुश्मनी है भारत के साथ, तो हम उनके मुताबिक उनके साथ हम जो है पेश आते हैं। अब चीन के साथ 62 में लड़ाई हुई है, उसके बाद जितनी जमीन थी चीन ने वापस भी दे दी, तकरीबन ज्यादातर जमीन, खासतौर पे अरुणाचल के अंदर, यहां तो रख ली, लद्दाख में तो नहीं रखी, पूरी दी है पूरी वापस। मगर उसके बाद हमारे संबंध भी अच्छे हो गए, और आप देख रहे हैं कि मोदी जी 18 दफे भी मिले हैं जी जिनपिंग से। चलिए 2017 में डोकलाम में थोड़ा अनबन हो गया था, उसके बाद भी वुहान में बड़ा अच्छा समिट हुआ, इनफॉर्मल डिप्लोमेसी शुरू हो गई, इनफॉर्मल समिट हुआ। उसके बाद जी जिनपिंग इधर आए, मलापुरम में आए, मोदी जी के साथ मिले, तो हमारे संबंध तो अच्छे खासे संबंध है। तो ये कहां से ये सब होता रहता है कि बीच में एकदम से लड़ाई के आसार आ जाए, लड़ाई की हवाएं उड़ने लगे इस तरह से। ये इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये संबंध कोई साधारण संबंध नहीं है, ये संबंध कोई स्पेशल संबंध है, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, अब ये पहला नक्शा है, इस नक्शे पर मैं अगले 5 घंटे बात कर सकता हूं, मगर नहीं, मैं आपके लिए सिर्फ 2 या 3 मिनट में 2 या 3 चीजें समझाऊंगा। एक चीज रखिए, अपनी जो आपकी अटेंशन जो है ना, तवज्जो जो है, वो फोकस इस इलाके में रखिए थोड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है आजकल की दुनिया में, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक एरिया, वो ये है, इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन, वेस्ट पैसिफिक ओशन और ये इंडियन ओशन। ये इसके ऊपर कंट्रोल ज्यादातर अमेरिका का, जापान का कुछ हद, चीन चाह रहा है बहुत कुछ, साउथ
साउथ चाइना सी के अंदर कंट्रोल रखना, यहां पर कंट्रोल ज्यादातर भारत का होना चाहिए। और मैं समझाऊंगा कि क्यों नहीं है अभी इतना ज्यादा। इसको मिलाकर इंडो पैसिफिक कहते हैं, पहले इसको एशिया पैसिफिक कहते थे, मगर अमेरिका ने खास तौर पे इसको इंडो पैसिफिक बना दिया। खास तौर पे भारत को अहमियत ज्यादा दे दी, बहुत ज्यादा अहमियत दे दी इसके लिए। अच्छा, अब क्यों हुआ ये? देखिए, चीन के का एक समय 14% ग्रोथ होती थी, जीडीपी ग्रोथ 90s में 14%। चलिए एवरेज लगा लीजिए, 30 साल का एवरेज तो तकरीबन 9 से 10%। इसी की वजह से चीन जो है इतनी बढ़ोतरी की है। ये क्यों हुई है? ये क्यों हो पाई है? चीन का पूरा ये इलाका जो है ना, ईस्ट कोस्ट जो है, ये उनका मैन्युफैक्चरिंग हब है। भारत ने जब 91 में हमने अपनी इकोनॉमी को खोला तो हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं गए, हम ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्री में गए। और देखिए, भारत के अंदर सर्विस इंडस्ट्री में हमने बहुत मान्यता पाई है। अब आप देखिए, सॉफ्टवेयर में है, इस तरह की चीजों में है, हमने बहुत ज्यादा मान्यता पाई है। चीन ने ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में पाई, और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से क्या है कि चीन ने यहां पर इतनी जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग की काबिलियत रखी है कि यहां से वो सोर्स बन गया है दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग का। जहां दो दुनिया में देखो, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यहीं से जाती है, उसकी वजह से इकोनॉमी बहुत बढ़ती है। अब कैसे हुआ ये? उसको मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तेल चाहिए, गैस चाहिए। ये कहां से आती है? कुछ हद तो रूस से आती है, मगर ज्यादातर तो यहां से आती है, मिडिल ईस्ट से। और किस रास्ते आती है? मलाक्का स्ट्रेट्स के जरिए। ये भारत के नीचे दक्षिण से होकर, मलाक्का स्ट्रेट से होकर, साउथ चाइना सी से होकर, यहाँ हांगकांग, शेंजन, ये पूरे शंघाई, ये इलाके इनके हैं मैन्युफैक्चरिंग के इलाके। और यहां से जब गुड्स कंप्लीट हो जाते हैं, जब सामान बन जाता है, तो कंटेनर के बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े समुद्री जहाज जो है उनके अंदर रखकर, और ये इसी रास्ते मलाक्का स्ट्रेट्स के जरिए, ये रास्ते, और भारत कहीं यहां पर मिडिल ईस्ट, यहां अफ्रीका, और इसके जरिए आप देखिए यूरोप, इन मार्केट्स के अंदर ले जाया जाता है। तो जो मैंने बात कही, इसके अंदर एक चीज देख लीजिए, कॉमन चीज क्या है कि दोनों चीजें जाना, गैस, यहां से एनर्जी जाना और यहां से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जाना, दोनों इसी रास्ते जाते हैं, इंडियन ओशन के जरिए। और इंडियन ओशन का कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? है नहीं पूरी तौर पे, मगर होना चाहिए सिर्फ भारत के हाथ, क्योंकि भारत जो है एक ताज की तरह बैठा हुआ है इंडियन ओशन के ऊपर। इसको कहते हैं सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। चीन जो है वो भारत से एक चीज के लिए डरता है, उसको मालूम है कि अगर भारत चाहे अपनी नेवी को, अपनी मैरीटाइम काबिलियत को इतना बढ़ा दे अगर, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जरिए और स्टेट्स ऑफ मलाक्का को मिलाकर ये पूरा इलाका ऐसा डोमिनेशन में ले आएगा कि चीन की ना तो एनर्जी जा पाएगी यहां, और ना उसके गुड्स यहां से निकल पाएंगे। चीन की इकोनॉमी को क्या होगा, ये आप सोच लीजिए। ये सबसे बड़ा डर है चीन। तो जरूरी है चीन के लिए कि भारत को कभी भी अपनी मैरीटाइम काबिलियत जो है उसको ना बढ़ाए, बढ़ोतरी ना दे। सबसे बड़ा डर है कि कहीं भारत जो है ये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के साथ मिलकर, और अब देख रहे हैं वियतनाम और फ्रांस, उनके साथ मिलकर कहीं अपनी जो काबिलियत है, नेवी की काबिलियत है, और इस पूरे इलाके के अंदर डोमिनेशन ना हो जाए इन देशों का, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे चीन के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। अब अगर इसके अंदर भारत इतनी अहमियत रखता है इंडियन ओशन के अंदर, तो जरूरी है चीन को कि वो भारत की जो निगाह है, जो तवज्जो है, वो कभी भी इस इलाके पे ना जमाने दे। वो हर वक्त हमारा सिक्योरिटी का जो फोकस है वो हर वक्त हिमालय के ऊपर रहे, कश्मीर पर रहे, हिमालय पर रहे, अरुणाचल पे रहे, उत्तराखंड पे रहे, ताकि हम हर समय अपनी जो लैंड बॉर्डर्स हैं उसके बारे में फिक्र करते रहे। ये बहुत जरूरी चीज है, ये समझना। दूसरी चीज, इस चीज को नजर रखते हुए पाकिस्तान, चीन को मालूम है कि ये सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी। उसने शुरुआत की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, BRI, ताकि वो
जमीनी तरीके से और कुछ हद तक मैरीटाइम तरीके से दुनिया के अंदर अपने गुड्स को फैला सके, इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके और साथ में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस उन इलाकों पर चली जाए। अब आप देखें श्रीलंका, बांग्लादेश, इधर जिबूती, अफ्रीका के अंदर सूडान, ऐसे देशों के अंदर चीन हावी होने की बहुत कोशिश कर रहा है। ये इसी के लिए है। मगर सबसे अहमियत की बात यहां हमारे लिए ये है कि उसने ये इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नीचे एक सड़क बनाई है जिसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो गिलगिट बाल्टिस्तान के जरिए बनाई है। वो पुराना काराकोरम हाईवे था जो रावलपिंडी तक जाता था, उसको अब आगे बढ़ाया है। उस पर रेलवे लाइन, $6 बिलियन की रेलवे लाइन बनाने का अंदेशा है। कल या परसों ही इसका अनाउंसमेंट हुआ पूरा। तो इसको नाकामयाब करने के लिए अगर कभी वो ब्लॉकेड कर दिया उसको, तो कि रास्ता इस तरह से भी हो यहां से। ये सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ सड़क नहीं, मगर एक गैस पाइपलाइन भी, रेलवे लाइन भी, और आगे बढ़कर इसके ऊपर इंटरनेट केबल भी जो है, हाई स्पीड केबल, ये सब जो है लगाया जा रहा है। तकरीबन $46 बिलियन से शुरू हुआ है और तकरीबन $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इस समय हो रहा है। अभी आप कुछ ऐसी चीजों पर नजर डालिए जो आमतौर पे आपको कोई समझाएगा नहीं। ये पूरे जम्मू कश्मीर का नक्शा है। अब बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि 5 अगस्त के बाद कैसा नक्शा है, क्या रंग है, पूरा 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 जम्मू कश्मीर कैसे भारत का हिस्सा है। मगर ये असलियत है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो है किस तरीके से अलग अलग रीजन इसके किसके कंट्रोल में है। अभी शुरुआत करते हैं पहले तो रीजन। ये तो कश्मीर की वादी हो गई, वैली, ये हो गया जम्मू, और ये हो गया ले, ये हो गया एक्साइड चीन। उधर पाकिस्तान की तरफ अभी पाकिस्तान का कंट्रोल है गिलगिट बाल्टिस्तान पर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे। ये पूरे इलाके को भी कभी कभी हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ये एक है जो आमतौर पर भारत में बहुत कम लोगों को मालूम है। इसको कहते हैं शख्सगम वैली। शख्सगम वैली गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है। इसका मतलब जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इसको पाकिस्तान ने 1963 में चीन को 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो है इलीगली थमा दिया था ताकि काराकोरम हाईवे बन सके। इसी के जरिए काराकोरम हाईवे बना है। इसका कंट्रोल अभी भी चीन के पास है। ये जो है एक्साइड चीन, इसमें अहमियत क्या है? इसके तकरीबन इस अलाइनमेंट में चीन ने लासा से काशगर एक सड़क बनाई 1956-57 में। हमको तो मालूम भी नहीं हुआ इसका। बाद में हमने इसके लिए पेट्रोल भेजे तब मालूम हुआ इसका, और हमने इसके ऊपर ब्रॉड प्रोटेस्ट किया कि आपने हमारे इलाके में कैसे आके सड़क बना दी इस तरह से। चीन चाहता था कि ये सड़क बहुत जरूरी है चीन के लिए, एक स्ट्रेटेजिक हाईवे, इसको वेस्टर्न हाईवे कहते हैं। और वो चाहता था कि ऐसी स्थिति ना आए जहां भारत घुसकर और इस हाईवे को काट दे। तो उसने 1962 में इस इलाके में अपने आप को डेप्थ दे दी, मतलब आगे बढ़कर और कब्जा किया इलाकों के ऊपर, ताकि भारत जो है उसकी नजर इस सड़क के ऊपर ना जाए। ठीक है। अब आई एक और अहमियत की बात, फिर मैं और समझाऊंगा आपको कुछ बॉर्डर्स जो है यहाँ के, क्या बॉर्डर है। ये ग्रीन सड़क जो आप ग्रीन देख रहे हैं आप यहाँ लाइन, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। मगर पाकिस्तान इसको अभी भी आईपी नहीं समझता। पाकिस्तान इसको वर्किंग बाउंड्री कहता है, क्योंकि वो समझता है कि अभी भी इसमें कुछ गुंजाइश रह गई है। जो आप ये पिंक लाइन देख रहे हैं गुलाबी रंग की, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल 750 किलोमीटर 770 किलोमीटर लंबी है। इसके ऊपर दोनों तरफ इर्द गिर्द दोनों फौजें लगी हैं, पाकिस्तान की, भारत की। इसके बारे में फर्क ये है कि ये मैप के ऊपर भी और जमीन के ऊपर भी इसको डेजिग्नेट कर दिया गया है। इसके बरखिलाफ इस लाइन को आप देखिए, यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कोई लाइन ही नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, भारत और चीन के बीच में। चीन कहता है कि लाइन तकरीबन यहां है, भारत कहता है लाइन तकरीबन यहां है, और इसकी वजह से दोनों के बीच में अनबन चलती रहती है। खासतौर पर 2011 के बाद, जब से चीन जो है ज्यादा हावी होने की कोशिश में है हमारे साथ।
एक ये लाइन है यहाँ नीले रंग की जो मैंने दिखाई आपको, इसको एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL कहते हैं। ये सियाचिन के इलाके में है, साल्टोरो रिज के। मैं आखिर में आपको इसको मैं समझाऊंगा इसके बारे में। तो ये तकरीबन आप समझिए जम्मू कश्मीर पूरा जो है इस तरह से उसका ढांचा है। ये वो इलाके हैं जहां भारत और चीन के बीच में अनबन है, हिमालयन रीजन में जमीन के ऊपर। अब ये देखिए अरुणाचल है जिसको चीन कहता है सदर्न टिबेट। मैकमोहन लाइन, हम जो चाहते हैं कि मैकमोहन लाइन जो ये लाइन है, इस लाइन जो 1914 में लॉर्ड मैकमोहन ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे यूके के, उन्होंने बनाई थी ये टिबेट के साथ। मगर चीन कहता है कि टिबेट के साथ हम मानते नहीं, क्योंकि टिबेट तो कोई देश ही नहीं है। हम तो कहते हैं, चीन समझता है कि उसकी बाउंड्री यहां होनी चाहिए, पूरा अरुणाचल उसके पास होना चाहिए, सदर्न टिबेट जिसको कहते हैं। ये भूटान है, भूटान के साथ भी कुछ बाउंड्री की अनबन है, ईस्ट भूटान में भी, वेस्ट भूटान में भी, खासतौर पर डोकलाम के एरिया में। ये है डोकलाम, और डोकलाम की अहमियत है कि ये हमारा 25 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको काटना बड़ा आसान हो सकता है, मगर इतना आसान नहीं है चीन को यहां घुसने के लिए। लोग समझते हैं कि इस 50 किलोमीटर अंदर घुसकर और चीन ये चीज कर सकता है, ये तकरीबन नामुमकिन है। नेपाल के साथ चीन बहुत कोशिश कर रहा है संबंध बढ़ाने के, बीच में उनको कोर्शन भी कर रहा है, साथ में उनके पर हावी भी हो रहा है साथ में। यहाँ पर 2-3 इलाके हैं उत्तराखंड में और हिमाचल में, जहां पर थोड़ी क्वारिक का इलाका है और हरसिल का इलाका है ऊपर उत्तराखंड में, जहां पर कुछ इलाके हैं हमारे खास तौर पे ग्रेजिंग ग्राउंड जो है वो, उनके ऊपर थोड़ा सा कुछ अनबन है। मगर खास तौर पे जो है ये ईस्टर्न लद्दाख, ये ईस्टर्न लद्दाख है जहां एक्साई चीन का इलाका है, और ये शख्सगम वैली है जो पाकिस्तान ने चीन को दी हुई है। अब आप देखें, ये है जो कॉरिडोर ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसको काशगर जो है ये सिंजियांग में है। काशगर से उन्होंने पेशावर इस्लामाबाद तक, तो ये पहले की काराकोरम हाईवे बना हुआ है, और अब इसको बढ़ाकर आगे ग्वादर तक ले आए हैं। इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। ये कॉरिडोर अभी भी बना नहीं है पूरा, और सिर्फ कॉरिडोर सड़क नहीं है, इसमें और बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है साथ में। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सीड के ऊपर रिसर्च है, बीजों के ऊपर रिसर्च करना, पानी का को सींचना, इरिगेशन है, साथ में पावर बनाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के प्रोजेक्ट्स हैं। एक हाल ही में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, तकरीबन $10 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है गिलगित बाल्टिस्तान में अभी लगाने का उन्होंने फैसला किया है। इसी के साथ उसको डैमर बाशा डैम कहते हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में 8-9 साल लगेंगे उसको बनने में। ये 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने डिसीजन लिया है आर्टिकल 370 और 35A के बाद, और जो 2 यूनियन टेरिटरी खड़ी की है, उसके बाद 1 अक्टूबर को जो हमने मैप छापे हैं, वो उनका मैप ये है जिसमें पूरा लद्दाख हमने दिखाया है। पूरा लद्दाख ये है जिसमें एक्साई चीन भी है, गिलगित बाल्टिस्तान भी है। ये जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है, जिसके अंदर हमने पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद इसके अंदर शामिल किया है। और ये किस चीज, इसकी लीगैलिटी क्या है? इसकी लीगैलिटी है दो चीजें। नंबर 1, 26 अक्टूबर 1947 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके जरिए महाराजा कश्मीर ने पूरी जम्मू कश्मीर की टेरिटरी जो है वो सौंपी थी भारत लीगली। नंबर 2 है 1994 का, 22 फरवरी 1994 का एक रेजोल्यूशन जो दोनों हाउसेस पार्लियामेंट, संसद के दोनों हाउस थे, उस वक्त सब पार्टीज एक साथ इकट्ठा होकर, बीजेपी, कांग्रेस, सब पार्टीज एक साथ हुई, और उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया कि जो महाराजा कश्मीर के नीचे जमीन थी जम्मू कश्मीर की, वो पूरी जमीन भारत का है, भारत की है। और भारत जो है वो एस्पायर करेगा, भारत ये रखेगा अपने कि इस जमीन को वापस लेना है, इस जमीन को वापस लेना है। इसलिए हमने शुरुआत कर दी कि मैप भी हम इस तरह से छाप रहे हैं कि जैसे कि ये पूरी जमीन जो है ये भारत का हिस्सा है। ये एक चीज है जिससे कि चीन और पाकिस्तान दोनों के अंदर खलबली मची है जमीन के, उनके दिमाग में। इससे भारत की स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस बढ़ी है बहुत ज्यादा। को इसके ऊपर मैं और कुछ टिप्पणियां भी करूंगा। तो ये कॉन्फ्रंटेशन आया कहां से?
बहुत जल्दी से आपको मैं 1 मिनट के अंदर कुछ मेजर लैंडमार्क जो है हिस्ट्री के, इतिहास के, उसके ऊपर ले जाता हूँ। सबसे पहले 1962 में ये लड़ाई हुई, जब मैंने आपको समझाया कि चीन हावी होना चाहता था, कोर्शन करना चाहता था, भारत दिखाना चाहता था कि भारत नंबर 2 है, चीन नंबर 1 है। ये हर वक्त भारत चीन का रवैया रहा है भारत के साथ, और साथ में एक्साइड चीन के अंदर उस सड़क को वो डेप्थ देना चाहता था, और उसकी वजह से एक अनप्रिपेयर्ड भारत के साथ, अनप्रिपेयर्ड इंडियन आर्मी के साथ उसने लड़ाई की, हमको हराया। बेशक बॉर्डर वॉर थी, ये जनरल वॉर नहीं थी, बॉर्डर वॉर थी। बॉर्डर वॉर का मतलब सिर्फ बॉर्डर के इर्द गिर्द ये लड़ाई हुई। जनरल वॉर के अंदर होता है कि लड़ाई जो है डेप्थ एरियाज में, मतलब दिल्ली, कलकत्ता, हर तरफ तक यहाँ पहुंच जाती है, वो नहीं हुई उस तरह की। इससे एक चाइना मैन सिंड्रोम बना। चाइना मैन सिंड्रोम का मतलब है कि भारत के निवासियों के अंदर एक मानसिक तौर पर चीनियों के लिए एक इंप्रेशन बन गया, परसेप्शन बन गया कि चीनी फौज जो है, आर्मी जो है, वो 10 फुट लंबी है। 5 साल के अंदर नथुला का इंसिडेंट जिसमें 400 चीनी मारे गए। हमने भी 85 जवान उसके अंदर वीरगति को प्राप्त हुए, और इससे हमने प्रूव किया, और अपनी फौज के अंदर प्रूव किया। मेरे ख्याल में भारत के अंदर बाकी निवासियों के अंदर वो खबर तक नहीं पहुंच पाई इतनी ज्यादा, मगर हम में तो क्लियर हो गया ये कि चीन की फौज कोई खास फौज नहीं है। उस पर बाद आप देखिए 1979 में वियतनाम के साथ लड़े, किस तरह से बुरी तरह से चीन की फौज जो है हराई गई। उसके बाद 86-87 में भारत के साथ फिर 6 महीने का स्टैंड ऑफ हुआ था। जिस तरह से अभी चल रहा है उस तरह का स्टैंड ऑफ अरुणाचल में भी चला था, और उस टाइम पर भी चीनी फौज जो है वो स्टैंड डाउन कर गई थी। बीच में क्या हुआ कि 1978 में चीन जो है वो कल्चरल रेवोल्यूशन से निकलने लगा और मॉडर्नाइज होने की तरफ बढ़ा। ये अमेरिका का पूरा था कि चीन को किस तरीके से अपने आइसोलेशन से निकालें और उसको मॉडर्नाइज करें, कि ताकि वो अमेरिका के साथ संबंध अच्छे करे, अमेरिका को सपोर्ट करे सोवियत यूनियन के खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ। हालांकि चाइना खुद भी कम्युनिस्ट था, और चाइना और रूस की, सोवियत यूनियन के संबंध बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे। तो डेंग जियाओपिंग जो उस वक्त सदर थे, वहां चेयरमैन थे, उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशंस अपनाए। 4 मॉडर्नाइजेशन में सबसे पहला था एग्रीकल्चर, कि सबसे पहले खाने पीने के साधन देश के अंदर होने चाहिए। नंबर 2 था टेक्निकल एजुकेशन, जैसे भारत ने किया, आईआईटीज खड़े किए, आईआईएम खड़े किए, अभी भी खड़े होते जा रहे हैं, उस तरह से चीन ने भी बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की। नंबर 3 इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे भारत गया सर्विस इंडस्ट्री पर, चीन गया मैन्युफैक्चरिंग पर। और चौथा आर्म्ड फोर्सेस, वो उसकी चौथी प्रायोरिटी थी। और उसने ये कहा था डेंग जियाओपिंग ने कि जब तक ये पहली 3 चीजें नहीं हो जाती तब तक चीन को अपने बॉर्डर जो है उनको स्टेबल रखना चाहिए। एक कहावत है डेंग जियाओपिंग की अंग्रेजी में, उसमें उसको कहते हैं बाइड योर टाइम एंड हाइड योर स्ट्रेंथ। बाइड योर टाइम एंड हाइड योर स्ट्रेंथ, मतलब अपनी जो काबिलियत है उसको छुपाओ, और टाइम को देखो। बाइड योर टाइम मतलब इंतजार करो, अपना मौका आएगा, जल्दबाजी मत करना। अब आप देखो चीन जो है कितने पिछले, जब से 78 से शुरू किया है उसने इसका मॉडर्नाइजेशन, तो 2017 का जो 19th कांग्रेस था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, उसमें प्रस्ताव रखा था कि चीन 2049 में जब 100 साल पूरे हो जाएंगे कम्युनिस्ट चाइना को, मॉडर्न चाइना को, तो उस वक्त तक उसको ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि दुनिया का नंबर 1 पावर हो, दुनिया की किसी भी फौज को हरा सके। ये उसने रखा लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म उसकी स्ट्रेटजी। फिर 1986-87 में उसका हमारा स्टैंड ऑफ हुआ चीन के साथ सुंदरवांगचू में, अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें दोनों तरफ तकरीबन बराबर निकले, कोई खून खराबा नहीं हुआ, मगर एक दूसरे की तरफ हमने आंखें उठाकर देखा। उसके बाद राजीव गांधी गए चीन, और कोशिश हुई कि संबंध इंप्रूव हो,
ताकि चीन और भारत जो है एक दूसरे के साथ दोबारा अपने संबंध बना सके। और वहां से शुरू हुआ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और उसके बाद 1993 में जाकर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का अग्रीमेंट हो गया। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के अग्रीमेंट के बाद 22 दफे हमारी मीटिंग हुई है हमारे बॉर्डर वर्किंग ग्रुप की, मगर किसी भी मीटिंग में, जो हर मीटिंग में भारत ने कोशिश की है कि चीन को यह समझाएं कि शुरुआत होनी चाहिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को रिजॉल्व करने की, कि और कुछ नहीं तो हम पहले एक टेम्पररी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दें दोनों तरफ के अग्रीमेंट के साथ, ताकि उसके बाद फिर आगे हम बढ़ाते रहे, ताकि हर साल ये तनाव जो है जो एलएसी के ऊपर होता है वो तनाव ना। मगर 93 से लेकर 2020 तक 22 मीटिंग में चाइना ने आज तक कभी अग्री नहीं किया है कि एलएसी को हम टेम्पररी तौर पर भी बना पाए। क्यों किया है? क्योंकि वो जानता है कि अगर कर लिया और तो कल भारत जो है और चीन के बीच में अगर हिमालयन बॉर्डर के ऊपर रेजोल्यूशन हो गया, बॉर्डर टेंशन कम हो गई, तो भारत के पास साधन, भारत को वो काबिलियत मिल जाएगी कि अपनी नेवी को बढ़ाए, अपने डिफेंस बजट के अंदर ज्यादातर जो है पाकिस्तान की तरफ देखे, ना कि चीन की तरफ, और मैरिटाइम कैपेबिलिटी को बढ़ाए। आज हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरा बन रहा है, चीन के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगर हमारे पास काबिलियत आ जाती है फाइनेंशियल तौर पे, बजट के तौर पे, तो हम कल 3, 4, 5, 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। चीन नहीं चाहता ये कभी ऐसा हो। तो आज का जो स्थिति है वो 4 वजह से हुई है, जो मैं समझता हूं। सबसे पहला, एक कोविड-19 की वजह से जो पॉलिटिकल स्थिति दुनिया की जो है वो बदल गई पैंडेमिक की वजह से, और चीन ने समझा कि ये बड़ा अच्छा मौका है। ये हम किसी विस्तार के तौर पे नहीं कह सकते कि चीन से ही ये कोविड-19 निकला है, हालांकि थियरी बहुत सी है। ऑस्ट्रेलिया ने तो डिमांड भी किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, और चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बड़े खराब हुए इसकी वजह से। मगर कोई किसी एविडेंस के साथ अभी नहीं कह सकते हम कि इसका शुरुआत इसकी पूरी चीन से हुई है, मगर चीन ने इसका पूरा फायदा उठाया है। एक तो दुनिया को वार्निंग नहीं दी टाइम पर, दूसरा अपने तो मेजर्स रख लिए उसने, और देखा कि ये टाइम है कि दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो यही टाइम वक्त है जब अपना नैरेटिव जो है दुनिया के अंदर प्ले कर सकता है, और अपना ही जो विस्तारपन है, जिसको मोदी जी ने कहा था एक्सपेंशनिज्म, विस्तारपन है, वो उसके तरफ फोकस करें। नंबर 2 है टॉक लैब में जो भारत के साथ उसको पीछे हटना पड़ा ब्रिक्स समिट की वजह से, और 19th कांग्रेस जो होने वाली थी 2017 में उसकी वजह से। मगर चीन भूलता नहीं ये चीजें। चीन को ये कुछ उसके दिमाग में बैठा कि ये दुनिया ने समझा कि भारत ने चीन को पछाड़ दिया, इसलिए वो अब इमेज को वापस लाना चाह रहा है। नंबर 3, भारत के जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस है वो पिछले 6 साल में कुछ हद से ज्यादा बढ़ गई है, जहां तक चीन और पाकिस्तान का परसेप्शन है। क्यों हुई है? अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप के नीचे अगर आप कुछ वाक्य देखिए, 2017 का सर्जिकल स्ट्राइक, 2017 का डॉकलैंड, 2017-18 का ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर में, जिससे कि कश्मीर पर पूरा कंट्रोल आया, 2019 का 5 अगस्त का डिसीजन आर्टिकल 370 और 35A को हटाना, जिससे कि पूरा जम्मू कश्मीर की स्थिति के ऊपर ज्यादा कंट्रोल आया है। इससे क्या हुआ है कि भारत के अंदर एक कॉन्फिडेंस, स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस आ गया है, और ये कि दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान और चीन जो है कुछ कर नहीं पाए। दुनिया जो है ज्यादातर बिलीव कर रही है कि जो कश्मीर में हो रहा है वो भारत का अंदरूनी मामला है। इससे एक चोट पहुंची है चीन और पाकिस्तान के दिमागी परसेप्शन के ऊपर। और ये जब ऐसा होता है तो वो देश समझते हैं कि अगर दूसरे देश को, जैसे भारत है, भारत को अगर उन्होंने छोड़ा, भारत को ऐसी छूट दी,
तो भारत का जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस है वो हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, आप रक्षा मंत्री को देख लीजिए, आप सीडीएस को देख लीजिए, आर्मी चीफ को देख लीजिए, बात किस चीज की हो रही है, गिलगित बाल्टिस्तान एक दिन भारत का होगा, हमको तो हुक्म चाहिए, हम गिलगित बाल्टिस्तान को वापस ला सकते हैं। इससे खलबली मची है दिमाग में, और उस खलबली को थोड़ा सहमत देनी है, थोड़ा स्टेबिलिटी देनी है, नहीं तो ये कॉन्फिडेंस जो है भारत की, ये हद से ज्यादा आगे बढ़ सकती है। आखिरी चीज, स्ट्रेटेजिक, दुनिया को स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग देना कि 2049 नहीं, 2035, वहां उस 2035 तक चीन जो है दुनिया का आला दर्जे का पावर बनेगा। और जी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट सदर है जिंदगी के लिए, तकरीबन 82 साल के होंगे, 82 ईयर्स एट दैट टाइम। 15 साल के अंदर ही वांट्स टू कंट्रोल, ही वांट्स टू ब्रिंग चाइना टू अ स्टेट ऑफ बीइंग द नंबर 1 पावर ऑफ द वर्ल्ड। इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं इसके ऑलरेडी आई हैव स्पोकन अबाउट दिस। एक ब्रॉडली देखें तो स्ट्रैटेजी ये है कि सिर्फ भारत को नहीं, मगर साउथ चाइना सी, ताइवान, वियतनाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग को इस्तेमाल करते हुए, इन सब चीजों को मस्त करते हुए अपना हावी होना पूरे एशिया के ऊपर, पूरा इंडो पैसिफिक के ऊपर, डॉकलैम की इमेज ओवरकम करना, और भारत की तवज्जो जो है, भारत का फोकस जो है वो हिमालयन फ्रंट के ऊपर डालना। उसको फिक्र है कि अगर भारत को छोड़ दिया इस तरीके से तो भारत की काबिलियत जो है वो बढ़ती जाएगी, हद से ज्यादा बढ़ती जाएगी, जैसे कि ये हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। अब आप देखें 48 ब्रिज, एक दिन में 48 ब्रिज रक्षा मंत्री राजनाथ साहब ने और नितिन गडकरी जी ने उनका उद्घाटन किया। 48 ब्रिज कब सुना है हमने, क्या 48 ब्रिज एक दिन के अंदर बॉर्डर के एरियाज के अंदर इनका उद्घाटन हो रहा है। और वो सोचता है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के ऊपर ये दबाव डालना कि एक बीआरआई को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, ना ही सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान से मगर लद्दाख से भी एक इसका अंग बनाएंगे। ये इसका मतलब है, अगर ऐसा कभी हुआ, ये सिर्फ गंभीर लड़ाई के बाद ही हो सकता है। और आखिरी जो समझता है कि भारत जो है वो उसका जो रास्ता है, जो राह जो उसने बनाई है अपनी ग्रेटनेस के लिए, चीन को सबसे नंबर 1 पावर बनाने के लिए, उसके बीच उसको हासिल करने के लिए भारत जो है एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। तो भारत को दबाव करना है, भारत पर दबाव डालना है, भारत को कोर्शन करना है। अब आते कुछ वैसी बातों पर। देखिए, ये तस्वीर है लेह की। आमतौर पे लोग गुजरात में बैठे, महाराष्ट्र में बैठे, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी बैठ के आमतौर पे जब देखते हैं कि लड़ाई का ये संबंध कहाँ, ये आसार कहाँ पर हो रहे हैं, तो देखते हैं कि लेह में ये ज्यादातर लोग समझते हैं कि लेह की जो घाटी है उसके अंदर ही हो रहा होगा। ये गलत है। लेह बहुत दूर है वहां से। ये जो रेंज सामने आप देख रहे हैं पहाड़ों का, इस सिलसिले को कहते हैं लद्दाख रेंज। लेह इस तरफ है, और जो ये सब हो रहा है पैंगोंग त्सो में, दौलत बेग ओल्डी में, गलवान में, इस पहाड़ के सिलसिले के उस पार है। और ये सबसे बड़ी चीज हमारे लिए, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनता है। हमको अपनी 50,000 जवान हमको वहां ले जाना पड़ा, जैसे हम ले गए हैं। तो इन पहाड़ों के जरिए 2 पास हैं जिस पासों के ऊपर से जाना पड़ता है। और जब सर्दियों का मौसम आ गया है, अब आ रहा है, तो 17-18,000 फीट के पास के ऊपर से ले जाना बड़ा मुश्किल। टैंक ले जाना, गन्स ले जाना, इक्विपमेंट ले जाना, इंजीनियरिंग का सामान ले जाना, खाने पीने का बंदोबस्त करना। आप समझ लीजिए यहाँ पर तकरीबन 200 दिन का खाना पीना, तेल, हर चीज जो है 50,000 लोगों के लिए आपने डंप करना है। कोई आसान काम नहीं है ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाकर ये होता है। ये सड़कें हैं,
अब देखिए ये ले है, ये ले है, और इसके उस पार जहां पर ये आप देख रहे हैं ये जो है पेंगोंग सो है, और ऊपर जाकर इधर ऊपर जाकर दौलत बेग ओल्डी है। ये चुशूल है, जहां मेरा कर्सर है ये चुशूल है, और बीच में ये है जो लद्दाख रेंज आपको दिखाई मैंने, ये है लद्दाख रेंज। अब ले तक पहुंचना भी आसान नहीं है। एक तो रास्ता इधर पठानकोट से होता है, पठानकोट, मनाली, मनाली से दारचा, और अभी अटल टनल अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी इसको उद्घाटन किया है, उसके वजह से तकरीबन चलिए कुछ और ज्यादा अच्छा हो गया है, हमारे आसार अच्छे हो गए वहां पहुंचने के। मगर अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा होती है, तो आमतौर पे ये सड़क जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में बंद हो जाती है, और फिर मई या जून में खुलती है। आपको 4 या 5 महीने मिलते थे, अब शायद 6-7 महीने मिल जाए अटल टनल खोलने के बाद। एक नई रोड बनाई जा रही है यहाँ दारचा, मनाली से, तो यहाँ दारचा, दारचा से पदम, और पदम से एक डायरेक्टली यहाँ से एक जगह है नील, यहाँ पर वहां लेह से के पास निम्मू, और निम्मू तक की सड़क बनाई जा रही है। और अगला रास्ता है श्रीनगर से, वो जोजिला के होते हुए कारगिल होकर तब पहुंचता है, तकरीबन 350 किलोमीटर लंबा रास्ता ये श्रीनगर से। पहले तो जम्मू से श्रीनगर ले जाए, तो यहाँ पर साधन ले जाना, लड़ाई की चीजें ले जाना, एम्युनिशन, मैन पावर, ये सब एक बहुत बहुत गंभीर चैलेंज होती है। और इसके बारे में समझना मतलब हमारी जो ट्रेनिंग यही इसी के लिए होती है फौज की, कि किस तरह से ये चैलेंजेस जो है, ये चुनौतियां जो है, इनको किस तरह से दूर किया जाए। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भारत का कुछ इक्विपमेंट जो यहाँ पर लगा हुआ है, पिनाका रॉकेट सिस्टम, तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर का रेंज होता है इसका, ये रॉकेट्स होते हैं। ये भीष्म टैंक है T-90, बड़ा मॉडर्न टैंक, इससे मिसाइल भी फायर किया जा सकता है। यहाँ पर लोग पूछेंगे कि पहाड़ों में ये टैंक और ये BMP क्या कर रहे हैं। बड़ी बड़ी वादियां हैं यहाँ पर बीच में, बिग वैलीज, पहाड़ों के सिलसिलों के बीच में, और इनके अंदर मैकेनाइज्ड वॉरफेयर या टैंकों की लड़ाई भी हो सकती है। तो ये BMPs है, इसका 125 मिलीमीटर का गन होती है, इसकी 30 मिलीमीटर की कैनन होती है, इस पर भी 4 मिसाइल लगाए जाते हैं। ये रूसी इक्विपमेंट है, ये भी रूसी इक्विपमेंट, और ये इजरायली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, 4000 मीटर की रेंज का, अभी इसको हमने अक्वायर किया है। ये चिनूक डबल रोटर का हेलीकॉप्टर जो अभी आया है तकरीबन 2 साल पहले, इसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। ले से और उस पार लद्दाख रेंज के ऊपर से ले जाना, 9 टन का सामान ले जा सकता है एक समय। ये अपाची अटैक हेलीकॉप्टर है, इससे आप बंकरों को भी तोड़ सकते हैं, आर्मर को भी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की गाड़ियां हैं उनको भी तोड़ सकते हैं। इसके ऊपर मल्टीपल तरीके के एम्युनिशन आते हैं साथ में। ये देखिए M777 आर्टिलरी गन जो है, उनको ले जाते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर से। ये काबिलियत 2 साल पहले हमारे पास नहीं थी, अब ये काबिलियत हमारे पास है। ये चीनी इक्विपमेंट है, ये चाइना का मेन बैटल टैंक है ZTZ। ये उनकी एम्फीबियस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, जैसे हमारा BMP है। ये उनका लाइट टैंक है। अब आप देखिए ब्रॉड पैनोरमा समझाता हूं कि ये जो लड़ाई का क्षेत्र है, अब आपको दोबारा मैं समझाऊं तो ले ये है, और जो आपको मैंने दिखाई थी लद्दाख रेंज, वो ये है लद्दाख रेंज। यहां से सड़क जाती है इधर, कारू एक जगह है, कारू से निकलती है ऊपर, और ये चांगला के जरिए यहाँ दरबोक जाते हैं। तकरीबन 80 किलोमीटर का रास्ता है ये, और यहां से ये नई रोड जो खड़ी बनाई है दौलत बेग ओल्डी तक, तकरीबन 270 किलोमीटर लंबी रोड है ये, बहुत बहुत लंबी रोड है ये, रिबाइंडिंग रोड है, और इसके श्योक नदी के साथ साथ चलती है, और गलवान रिवर के साथ मिलकर तब आगे जाती है दौलत बेग। दौलत बेग ओल्डी जो है ये फ्लैट इलाका है, पहाड़ी का इलाका है, मगर बीच में फ्लैट इलाका है। यहाँ से उतर कर नीचे इस तरफ, यहाँ पर लाइन, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो लाल दिख रही है आपको। इस तरफ टेप्सांग प्लेन्स हैं, यहाँ 2013 में चीन आया था आगे, और अभी भी हमको, हमारे आदमी को डिनाई करता है अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंचने के। ये एक चीज है जिस पर काफी अनबन हुआ है। दौलत बेग ओल्डी में इंडियन एयरफोर्स ने एक एयरफील्ड बनाई हुई है, जो अभी इस्तेमाल नहीं की जा रही है, मगर उसका इस्तेमाल हो सकता है। और नीचे अगर आप देखें तो ये पेंगोंग सो है, पेंगोंग सो है ये।
और पेंगोंग सो के अंदर वो इलाका पेंगोंग सो से नीचे कर रहा है, तो ये इलाका जो है तकरीबन चुशूल का है। अब तफसील से यहाँ देखिए, ये वो 8 फिंगर्स है। पहले भारत हमारी आर्मी जो है 8 फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी इस तरफ, यहाँ ऐसे आकर। अब आकर चाइना ने इस साल मई के महीने में 8, 7, 6, 5 पर कब्जा कर लिया और 4 के ऊपर भी बैठ गए। अभी हाल में हमने सितंबर के महीने में हमने जाकर और 4 के ऊपर यहाँ 4 और 3 के ऊपर यहाँ पर अपने आप ऑक्यूपेशन कर लिया, ताकि हम अब इनको डोमिनेट कर रहे हैं 5 और 4। मगर हमारा कंट्रोल इस इलाके पर अभी भी नहीं आया है। चीन ने 8, 7, 6 और 5 तक तकरीबन एक सड़क भी बना ली है। ये है पेंगोंग सो पूरा जो आपने फिंगर्स देखी वो ये है। अब सदर्न बैंक में, दक्षिण वाली बैंक पे, ये है चुशूल का इलाका और इसको कहते हैं स्पंगूर लेक है। ये जगह है, यहाँ पर उसको कहते हैं मोल्डो। मोल्डो में जो जितनी टॉक्स हो रही है भारत की और चीन की, जो मिलिट्री लेवल टॉक्स है, वो सब वहीं पर होती है मोल्डो में। अब भारत ढूंढ रहा था कोई साधन जिससे कि ये स्थिति जिससे कि चीन ने आकर और ये फिंगर्स के ऊपर कब्जा कर लिया है। मैं नहीं कहता हूं कब्जा किया है, ये आकर ऑक्यूपाई अभी किया है, टेम्पररी सिचुएशन है, और इसको कैसे रीबैलेंस किया जाए। और 2 महीने तक ये, इसमें बड़ी अच्छी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री गए ऊपर लद्दाख, आपने देखा होगा टेलीविजन के ऊपर, तो उनको एक जनरल हरिंदर सिंह कोर कमांडर समझा रहे थे एक बोर्ड के ऊपर, और उसमें वो बता रहे थे कि चीन ने कहां पर इलाकों पर चीन ने आकर और ऑक्यूपाई किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि चीन ने कहां पर आकर किया है कुछ। आप मुझे बताइए कि हमने क्या किया है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है खासतौर पे एक लीडरशिप की बात, खासतौर पे फौज की लीडरशिप की। तो एक दफे ये इंडिकेशन मिल जाए कि आपको ये पॉलिटिकल बैकिंग मिल रही है, इस तरह की पॉलिटिकल बैकिंग मिल रही है कि सवाल नहीं पूछ रहा है कोई कि चीन ने क्या किया है, सवाल पूछा जा रहा है कि आप क्या करेंगे, क्या कर रहा है आपने, आप क्या करना चाहते हैं। इससे फिर स्थिति बदल जाती है। तो भारत ने सबसे पहली चीज तो की कि जितने ट्रूप्स चीन लाया था, 40-45 हजार ट्रूप्स, उतने तकरीबन 2 डिविजन्स हम नीचे से लाए और डबल टाइम के अंदर उन्हीं सड़कों के जरिए, मनाली के जरिए, कारगिल के जरिए हम सड़कों पे लेकर और उनको लाए और डिप्लॉय किया। ये एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर किया, उससे बैलेंस आ गया। क्योंकि अगर हम कोई चीज करते यहाँ पर पेंगोंग सो में या किसी गलवान में या किसी जगह पर, हमारे पास काबिलियत नहीं थी कि हम बैलेंस्ड रहें। और फौजी एक नियम फौज का होता है कि जब आप कोई ऑफेंसिव चीज करने वाले हैं, कोई भी चीज करने वाले हैं इस तरीके से, तो आप अपने आप को इम्बैलेंस ना करें, ताकि दुश्मन आपकी वो हालत देखकर और कुछ ना कर पाए बैठे, आपकी कोई कमजोरी को ना वो पकड़ ले। तो ये जब एक दफे हमारे ट्रूप्स आ गए, लग गए, तब आपने देखा कि 29-30 अगस्त की रात को भारत की ने 7 जगहों पर जाकर और अपना कब्जा जमा लिया। ये रजांगला आपको याद दिला दूं, रजांगला क्या है? रजांगला शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह की जगह है, जहां पर 128 अहीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, जहां पर मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र हासिल हुआ था 13 कुमाऊं। ये 1962 18 नवंबर का वाकया है। ये वही जगह है और इसको हमने ऑक्यूपाई कर लिया। इसके ऑक्यूपेशन से क्या है कि अब हम मोल्डो गैरिजन के ऊपर बैठे हुए और ये पूरे इलाके हम हमारे इन परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर है। चीन हालांकि कहता है कि नहीं है और हम कहते हैं कि है। अब जो टॉक्स हो रही है, चीन को के अंदर दिमाग में खलबली इससे मच गई कि ये कैसे भारत ने आकर इसको कर लिया, मगर कर लिया। उसमें आपने देखा कि टिबेटन ट्रूप्स भी हमने इस्तेमाल किए, इसके अंदर एसएफएफ को इस्तेमाल किया, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को, जो चक्राता में ट्रेन होती है। तो अभी स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि मिरर डिप्लॉयमेंट, बिल्कुल जैसे आईने की तरह मिरर डिप्लॉयमेंट, 50,000 ट्रूप्स उधर, 50,000 ट्रूप्स उधर। जब ऐसी स्थिति होती है तो आप लोग, मैं समझता हूं पब्लिक को बेफिक्र रहना चाहिए।
क्योंकि 50,000 ट्रूप्स लगाकर कोई जमीन को कब्जा नहीं कर सकता है लद्दाख में। लद्दाख की जमीन पर कब्जा करने के लिए आपको पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा, पहाड़ों से हमको हटाना पड़ेगा। उसको करने के लिए आपको 1:9 रेशियो चाहिए। चलिए आपका पास फायर पावर बहुत है तो 1:6 रेशियो चाहिए। तो चीन को जब कम से कम डबल, तिगुना, चौगुना जब तक स्ट्रेंथ नहीं लाएंगे अपनी फौज की, तब तक यहां कुछ करना नामुमकिन है। चुशूल हाइट्स जो है, जो आपको दिखाया मैंने 7 जगह, वो हमारे हाथ में है। उससे क्या हो गया है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्विड प्रो को, मतलब आपने आकर पेंगोंग त्सो पे किया, हमने आकर चुशूल पे कर दिया, अब बैलेंस हो गया। विंटर लॉजिस्टिक्स सबसे बड़ा चुनौती मैंने आपको बताया कि है विंटर लॉजिस्टिक्स। और किसी ने मुझसे फोन किया, मुझसे पूछा कि सर जब आप कश्मीर में थे तो आप कहां से अपने ये लाते थे, ज्यादातर जो ये शेल्टर हैं, जो आपने शेल्टर बनाए थे, कमांड पोस्ट पे शेल्टर बनाए थे, बहुत जल्दी जल्दी 2005 में बनाए थे। तो मेरे दिमाग में याद था मैंने कि अहमदाबाद गुजरात के इंडस्ट्रियल एरिया में ये शेल्टर बनाए जाते हैं, शायद आप लोग को भी नहीं मालूम होगा। और वहां से मैं सबसे ज्यादा शेल्टर्स जो है हम वहां से प्रोक्योर करके लाते थे। मैंने उनको वहां के एड्रेस दिए और मैंने कहा जाइए आप गुजरात में देखिए, गुजरात की जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, बड़ौदा का इंडस्ट्रियल एरिया है, सूरत का इंडस्ट्रियल एरिया है, अहमदाबाद का है, इन जगहों पर आपको ये साधन बहुत मिलेंगे। और बेशक मुझे बताया जाता है कि बहुत चीजें वहां से उन्होंने प्रोक्योर की। टैंक्स और आईसीबी भी हमने डिप्लॉय कर दिए। ये एक चीज है, चीन ने अपने हवाई जहाज, हमने अपने हवाई जहाज, आपने राफेल बहुत देखा होगा उड़ते हुए, Su-30 बहुत देखा होगा उड़ते हुए। मगर आपको एक चीज समझा दूं मैं कि ये एक चीज है जहां पर एडवांटेज भारत का है। क्यों? चीन की हवाई जितनी एयरफील्ड है वो 11,000-12,000 फीट पे है। भारत की एयरफील्ड 2,000-3,000 फीट से कम है। ले एयरफील्ड एक है जो 11,000 श्रीनगर एयरफील्ड है जो तकरीबन 5,500 पे है। बाकी सब जो है वो नीचे की पठानकोट के इलाके की। जब एयरफील्ड ऊंचा होता है तो वहां से जो हवाई जहाज है जब टेक ऑफ करता है वो अपना पूरा लोड नहीं उठा सकता। उसको अपना पेट्रोल मतलब फ्यूल जो है, एविएशन फ्यूल, वो भी कम करना पड़ेगा, और जो एम्यूनिशन कैरी करता है उसको भी कम करना पड़ेगा, तकरीबन आधा। तो उसकी काबिलियत, हवा के अंदर उसकी काबिलियत रहने की देर कम हो जाती है और एम्यूनिशन भी कम हो जाता है। भारत के पास ये प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हवाई जहाज जो है पूरा एम्यूनिशन लेकर और पूरा तेल लेकर, पूरा फ्यूल लेकर वो उड़ते हैं पठानकोट से और उस इलाके में जाकर, और वो लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। ये मेजर एडवांटेज है भारत का। विंटर लॉजिस्टिक्स बेशक चीन के लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि उनका इलाका फ्लैट ओपन प्लेटो का इलाका है, हमारे लिए चढ़ाई का इलाका है। हमको जम्मू से, पठानकोट से, उधमपुर से श्रीनगर से कारगिल से ले से निकल के फिर आना पड़ता है पेंगोंग त्सो तक। तो हमारे लिए ज्यादा चुनौती का है। अच्छा, और टेम्पररी ट्रांसमिशन तो डेप्सांग, पेंगोंग त्सो फिंगर्स में टेम्पररी। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि बहुत लोग, आप बहुत अखबारों में ये बात फेंकती है, लिखते हैं बहुत लोग कि भारत ने क्या किया है, ये तो देखो चीन ने आकर कब्जा कर। ये कोई कब्जा नहीं है, ये टेम्पररी ट्रांसग्रेशन है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो ऐसे भी खिंची हुई नहीं है। हमारा कोई परसेप्शन है, चीन का कोई परसेप्शन है, ठीक है। अगर चीन को कोई एडवांटेज मिल गया है पेंगोंग त्सो में आने से, हमको एडवांटेज मिल गया है चुशूल में चढ़ने से। दौलत बेग ओल्डी जो है उसको हमारे कब्जे में है। चीन दौलत बेग ओल्डी के खिलाफ इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान उस तरफ से ऑपरेशंस कोई ना करे। उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मैंने आपको ये पूरी चीजें समझा दी है। आखिरी पॉइंट सिर्फ है कि ये मिलिट्री डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही है। लोग समझेंगे कि क्या, किस तरह की स्थिति है जहां पर लड़ाई भी चल रही है और बातें भी चल रही हैं। कोई लड़ाई नहीं चल रही, ये एक स्टैंड ऑफ। तभी मैंने कहा ये स्टैंड ऑफ, कोई वॉर नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, स्टैंड ऑफ। और साथ में टॉक्स भी चल रही है। साथ देखा जा रहा है किस तरीके से इसको हम डाइल्यूट कर सके।
मैं नहीं समझता हूं किसी तरीके से कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कोई निकलेगा इन टॉक्स नहीं, मगर हम इसको स्टैंड डाउन करा सकते हैं ताकि दोनों फौजें हट सके। दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा कीमती ये है इस तरह का 50,000। ये सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में कुछ नहीं होगा। सब जो है 3 नवंबर के लिए इंतजार कर रहे हैं, परसों के लिए कि क्या रिजल्ट होगा, इलेक्शन का क्या रिजल्ट होगा अमेरिका। बोथ साइड्स सीकिंग अपॉर्चुनिटीज। सर्दियों में शायद एक या कोई 2 ऑपरेशन, अगर डिपेंड करता है कि टॉक्स कैसी चल रही है। अगर टॉक्स अच्छी चल रही है तो शायद कोई ऑपरेशन नहीं होगा, मगर ये सर्दी का मौसम जो है और इस साल कड़ी सर्दी होने वाली है, लद्दाख में ऑपरेशन हो सकते हैं, बड़े स्केल पे नहीं मगर छोटे छोटे ऑपरेशन हो सकते हैं। भारत को हर समय इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो चीन कर रहा है, सबसे बड़ी बात जो है उसके ऊपर मैंने बहुत लिखा भी है, अगर आपने कभी पढ़ा हो, दैनिक भास्कर में भी मैंने लिखा है। चाइना जो है, ज्यादातर चीन जो कर रहा है वो एक कन्वेंशनल लड़ाई नहीं चाह रहा है भारत के साथ। उसको मालूम है कि वो कन्वेंशनल लड़ाई नहीं जीत सकता भारत, वो चाह रहा है एक हाइब्रिड लड़ाई। हाइब्रिड क्या होती है? एक मिली जुली लड़ाई। इसमें क्या, कुछ हद तक भारत के ऊपर हावी होने की कोशिश करो, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, साथ में साइबर वॉर। अब आप बड़े बड़े शहरों में रहते हो, अहमदाबाद, बड़ौदा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि हाल ही में बंबई में 15 दिन पहले एक मेजर पावर आउटेज हुआ था। हम सब जो सिक्योरिटी के वो होते हैं, हम समझते हैं कि ये एक साइबर अटैक था, जो कि मुंबई के शायद टेस्टिंग के तौर पे मुंबई ग्रिड के ऊपर एक अटैक करा था चीन ने। इस तरह के अटैक हो सकते हैं और भी जगह हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी भारत को अपनी साइबर काबिलियत जो है उसके ऊपर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी और दी जा रही है इसको। साथ में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। पाक चीन जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करता है। एक स्ट्रेटजी, एक डॉक्ट्रिन है, उसको कहते हैं 3 वॉरफेयर्स: मीडिया वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या साइबर वॉरफेयर। मीडिया वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर। मीडिया वॉर में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी आती है। अब आप देखेंगे ग्लोबल टाइम्स, पाक चीन का पीपल्स डेली, ये रोज कहानियां निकाल रहे हैं दुनिया भर की। अब हम भी इसको समझ गए, भारत के अंदर भी होता रहता है, मगर चीन कोशिश करता है दुनिया के अंदर फैलाना। अब इतनी उसके अंदर काबिलियत नहीं देखी जा रही है, मगर कोशिश करेगा आपके ऊपर हावी होने की, आपके दिमाग के ऊपर, भारत के पब्लिक के दिमाग के ऊपर जमने का, कि बताने का कि भारत की तो काबिलियत ही नहीं है, भारत तो कमजोर देश है, चीन के खिलाफ भारत के पास तो कुछ है ही नहीं, और अगर आपका लड़ाई होगी तो भारत तो हार जाएगा इस लड़ाई को। ज्यादा अच्छा है कि भारत जो है पहले ही से चीन की तरफ, चीन को अपना जो चाहता है वो चीन को दे दे। ये इस तरह की साइकोलॉजिकल लड़ाई उसकी खासियत है। और ये पुरानी कहावत है सुन त्सू की, जैसे चाणक्य है भारत में, उस तरह से सुन त्सू चीन में कहावत है कि जब लड़ाई लड़ना है तो लड़ाई लड़ो, जीतो, इस तरीके से जीतो कि लड़ाई लड़ना ना पड़े, बिना लड़ाई लड़े जीतो। वो सबसे, विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ वॉर। ये जो 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है वो यही चीज है। मीडिया वॉर साइकोलॉजिकल, जो साइकोलॉजिकल होती है। लीगल वॉर, अब आप लीगल वॉर देख लीजिए साउथ चाइना सी में, आप देख लीजिए किस तरीके से वो आइलैंड्स बना के, उसकी अपनी एक्सक्लूसिव जोन्स बना के, अपनी फिशिंग बोट्स भेज कर किस तरीके से चीन ने उस पूरे इलाके को अपना इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बना दिया। भारत जो है वो डिप्लोमेटिक कार्ड्स इस्तेमाल करेगा, तिब्बत, ताइवान, सिंजियांग, डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग व्हिच इज गोइंग ऑन थ्रू क्वाड, 2+2। ये हाल ही में 2+2 इन विच यू सीन द अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट आए थे, डिफेंस सेक्रेटरी आए थे यहाँ पर। ये इस पे अगर किसी का सवाल होगा बाद में, उसको मैं जवाब उसका दूंगा जरूर कि ये क्या इतनी क्या अहमियत है भारत की कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दोनों के दोनों अमेरिकन इलेक्शन से 7 दिन पहले दिल्ली में क्या कर रहे थे। क्या भारत की अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है? और
ये मीटिंग तो वर्चुअल मीटिंग हो सकती थी, जूम के जरिए हो सकती थी, मगर इसके लिए दोनों के दोनों ट्रैवल करके आए और यहाँ फिजिकल मीटिंग हुई। ये चीज है जो दिमाग में होनी चाहिए, इसके ऊपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मेजर ऑपरेशंस आर अनलाइकली, चाइना जो है मेजर ऑपरेशन करेगा नहीं, मगर पाकिस्तान के साथ मिलकर वो हावी होने का एक पोस्चरिंग करके हमको दबाने की बहुत कोशिश करेगा। किस तरीके से? अब ये एक नक्शे पर आ जाइए। ये नक्शा है, 3 सेक्टर है लद्दाख में, 3 सेक्टर। एक तो कारगिल का सेक्टर है, आपने सब देखा है, कारगिल का, ये कश्मीर का इलाका है, ये कारगिल है। पाकिस्तान ने भी इस पूरी क्राइसिस में 20,000 ट्रूप्स जो है इस इलाके में, गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भेज दिए, और ताकि हम जो है यहाँ कारगिल के इलाके से हम कोई ट्रूप्स हटा ना सके। दूसरा क्षेत्र ये है एक्साई चिन का, दिस इज एक्साई चिन। और तीसरा क्षेत्र जिसके ऊपर ज्यादातर लोगों की निगाह नहीं जाती है, वो है विच इज कॉल्ड द काराकोरम सियाचिन सेक्टर। ये सेंट्रल सेक्टर, काराकोरम सियाचिन सेक्टर, इसको समझते हैं। ये देखिए, काराकोरम सियाचिन सेक्टर क्या है? ये पूरा एक्साई चिन है, पेंगोंगसो, ये पेंगोंगसो है, ये वो रोड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले, जिसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। गलवान है ये, और ये नई रोड है जो भारत ने बनाई है, 270-300 किलोमीटर दूर दौलत बेग ओल्डी की। ये अब इसको और विस्तार से देखिए। ये वो रोड है जो बनाई है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये शख्सगम वैली जो पाकिस्तान ने चीन को इलीगली दी है, और यहां पर सियाचिन ग्लेशियर है। अब अगर सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान के पास होता अगर, तो कितना आसान होता पाकिस्तान और चीन को मिलाकर यहां ऑपरेशंस करके और ये पूरे इलाके को हड़प करना, और इसी जरिए वो एक नई सड़क भी यहां से बना सकता था। यही कोशिश हो रही है चीन की, ये मैसेज देने की कि पाकिस्तान से मिलकर और चीन ये काम कर सकता है। अगर आप देखें तो बहुत साल से चीन, पाकिस्तान जो है वो कहे जा रहा है भारत को कि सियाचिन ग्लेशियर से हट जाओ आप, हम भी हट जाते हैं, एक म्यूचुअल विड्रॉल करते हैं, ये तो बेकार का इलाका है, 18,000 21,000 फीट पे लोग मर रहे हैं, क्या फायदा यहाँ। मगर वो बात सही नहीं है, और क्यों सही नहीं है मैं आपको अभी समझाता हूं। ये सियाचिन है, और ये तकरीबन सेकंड लास्ट स्लाइड है इस पूरे टॉक का। ये सियाचिन है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एलओसी जो है वो ये है, कारगिल से आती है ऐसे NJ 9842 तक। ये मैप के ऊपर एक पॉइंट है NJ 984। ये 1949 में भी और 1972 में भी सुचेतगढ़ अग्रीमेंट के बाद इसको अग्री किया गया था कि सर्वे करके कि लाइन ऑफ कंट्रोल को तो हमने मैप पर भी और जमीन पर भी हमने डेलिनेट कर दिया, दोनों तरफ समझ में आ गई कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहां है क्या। मगर यहां से दोनों साइड ने कहा कि ये इलाका तो ऐसा है जहां नामुमकिन है जाकर सर्वे करना, क्योंकि ये तो ग्लेशियर का इलाका है, 18-21-22,000 फीट का इलाका है। तो दोनों ने अग्री कर लिया कि जो यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल है वो नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, 4 लफ्ज, नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स चलेगी। 6 साल के बाद 1978 में भारत ने देखा कि पाकिस्तान अपने एक्सपेडिशन, माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन, कभी अमेरिका के साथ कभी स्विट्जरलैंड के साथ इस इलाके में भेजे जा रहा है। तो हमने पता किया, तो पाकिस्तान ने कहा नॉर्थ टू द ग्लेशियर का मतलब है NJ 9842 से काराकोरम पास, मतलब ये पूरा सियाचिन का इलाका जो है वो पाकिस्तान का है। यहां से पूरे इंडस रिवर का बहुत बड़ा परसेंटेज पानी का जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से आता है। इसका मतलब पूरे सियाचिन ग्लेशियर जो सोर्स है इंडस का पानी का, वो पाकिस्तान के हाथ में। भारत नहीं चाहता था, भारत ने कहा कि नहीं, हम कहते हैं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है नॉर्थ टू द ग्लेशियर का मतलब है कि साल्टोरो रिज के साथ साथ NJ 9842 से और इंदिरा कॉल तक, यहां तक जो लाइन बनती है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो पूरा सियाचिन जो है वो हमारा है। इसके ऊपर अनबन 6 साल चली,
78 से 84 तक। 84 में 13 अप्रैल को भारत ने ऑपरेशन किया फोर्ट कुमाऊं, वो यूनिट जो सोमनाथ शर्मा की, जिसमें जो पहला परमवीर चक्र हमने जिसने जीता था, बैटल ऑफ बदगाम शैलाटैंग में 1947 में 4 नवंबर को वो यूनिट यहाँ गई, सियाचिन के बिला फोंडलांग एरिया के अंदर इसमें लैंड किया बड़ी मुश्किल के साथ। उस वक्त साधन नहीं थे, तकरीबन 18,000 फीट के ऊपर यहाँ लैंड करके, और अगले 6 महीने में हमने पूरे ग्लेशियर के ऊपर कब्जा जमा लिया। कोशिश की पाकिस्तान ने, बड़ी कोशिश की, मेरे कमांड में भी कोशिश की थी पाकिस्तान ने हटाने की, हमको नहीं हटा सके। बाना सिंह ने यहाँ परमवीर चक्र जीता। अब पाकिस्तान हर वक्त कहता है कि भारत और पाकिस्तान को दोनों को अग्री करना चाहिए कि इसको छोड़ दे, म्यूचुअल विड्रॉल कहते हैं, म्यूचुअल विड्रॉल। तो हम जैसे जो रह चुके हैं ना ग्लेशियर में, हम पाकिस्तानियों से पूछते हैं कि म्यूचुअल का क्या मतलब है। हमारा मतलब तो कहने का म्यूचुअल का है कि सिर्फ एक ही फौज हट सकेगी यहां से, वो भारत की फौज है, क्योंकि हम ही तो है सियाचिन में। पाकिस्तान की फौज तो देख भी नहीं सकती सियाचिन। ये आमतौर पर भारत के अंदर लोगों को नहीं माना, हमारे पॉलिटिशियंस को नहीं माना, हमारी ब्यूरोक्रेसी को नहीं मालूम, एटलीस्ट मालूम नहीं था, अब तो मालूम है सबको। मगर इतने सालों से, और हम जैसे लोग, जब मैं जाता हूं सामने ट्रैक टू कॉन्फ्रेंस में अगर पाकिस्तानियों के साथ, तो मैं उनसे पूछता हूं सबसे पहली चीज कि आप ये मुझको बताइए, आप पिछली दफे सियाचिन कब गए? तो वो फिर जवाब इधर उधर का एरी फेरी जवाब देते हैं कि मैंने तो यहां देखा था। मैंने कहा आप सियाचिन देख ही नहीं सकते, मैंने तो पूरा सियाचिन घूमा है, आपको तो सियाचिन की निगाह भी नहीं मिलती है। तो ये बातें जो है ना बहुत जरूरी होती है समझना, और पब्लिक के अंदर ये खबर जो है, ये समझ जो है निहायत जरूरी। तो इस पूरी टॉक से क्या टेकअवे मिले? नंबर 1, ये याद रखिए कि भारत और चीन के बीच में एक एसिमेट्री है। एसिमेट्री का मतलब चीन कॉम्प्रिहेंसिवली भारत से ताकतवर है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती, ताकतवर है। भारत को भी अपना पावर, अपना कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ाना पड़ेगा। इसके मतलब मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा फौजों का, इसके मतलब साइबर की काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी, इसका मतलब है इकोनॉमी को ऊंचा करना पड़ेगा, उसके बिना कोई साधन नहीं है। ये दोनों पॉइंट, पहले दोनों पॉइंट मैंने कवर कर लिए। हमको अपनी मैरीटाइम काबिलियत बहुत बढ़ानी पड़ेगी दोनों तरफ, ईस्टर्न बोर्ड, वेस्टर्न बोर्ड, पेनिनसुला के अंदर। अब आप देख रहे हैं नया थिएटर कमांड सिस्टम बनने वाला है इन द फ्यूचर, एक पेनिनसुलर कमांड बनने वाला है, अंडमान निकोबार जो है, और सब ये सब एक पूरा मैरीटाइम कमांड बन जाएगा शायद इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। न्यूक्लियर वेपन्स हमको मेक श्योर करना चाहिए, क्योंकि दोनों देश जो है न्यूक्लियर देश है, याद रखना चाहिए। हमको दुनिया के अंदर ये परसेप्शन नहीं देना पड़ेगा कि हम न्यूक्लियर पावर है मगर हमारे पास न्यूक्लियर हथियार काफी नहीं है। नहीं, यू हैव टू मेक श्योर वी आर स्ट्रांग। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इसी तरह से दोनों देशों को। ये बात है कि अगर आप देखें तो हर बड़ी मीटिंग के बाद कहते हैं, मीडिया पूछता है मोदी जी ने चीन का नाम नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, चाइना को नहीं कहा कि चाइना दुश्मन है, ये नहीं कहा कि चाइना घुस गया यहां पर। ये क्यों होता है? हर दफे डिमांड होता है कि चीन का नाम लो, और गौम सरकार हमारी नहीं लेती। मैं समझता हूं ये इसकी समझ की बात होनी चाहिए। देखिए जो हो रहा है अभी कश्मीर में, जो लद्दाख में, और मैं पहला स्लाइड जो आपको दिखाया मैंने, क्या भारत चीन दोस्त है, क्या दुश्मन है, क्या कोलैबोरेटर है, क्या हम राइवल हैं, क्या है? कोई इसके ऊपर सहमति नहीं है। तो भारत की सरकार क्यों कहे कि चीन दुश्मन है? चलिए हमने कह दिया पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान के साथ इतनी कोई लड़ाइयां भी नहीं है, पर चीन के साथ तो हमारा ट्रेड भी साथ में चल रहा है। दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस में याद रखना चाहिए, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है और कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। परमानेंट सिर्फ एक चीज होती है, वो है इंटरेस्ट, देश का इंटरेस्ट। अगर दुनिया का सप्लाई चेन, चीन का सप्लाई चेन भारत तक पहुंचने में और पहुंचकर और भारत की बढ़ोतरी कर रहा है, विस्तार कर रहा है हमारी इकोनॉमी का, तो उसमें क्या खराबी? हम दोनों चीजें कर सकते हैं, हमारे स्टैंड ऑफ भी हो सकता है लद्दाख में, और साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चल सकती है।
दुश्मनी के ये मतलब तो नहीं कि हर वक्त हम एक दूसरे के ऊपर बम फेंक रहे हैं वहां पर। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत मैच्योर और एक सेंसिबल तरीका है देखने का, टू लुक एट ईच अदर। अमेरिका और चीन का अनबन दूसरा है। हालांकि अमेरिका चीन को नाम ले लेता है, मगर अमेरिका और चीन के बीच में अभी तक भी कोई ऐसा अनबन नहीं हुआ है। हो रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मगर अभी हुआ नहीं है। मगर अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर, इट कैन अफोर्ड टू डू डिफरेंट थिंग्स। इंडिया, मैं समझता हूं हमारी डिप्लोमेसी अपनी डिप्लोमेसी, हम अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, और उस तरीके से मैं समझता हूं कि जो सरकार कर रही है उसके साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूं। इंडिया मस्ट वर्क टुवर्ड्स क्लियर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये 2+2 बहुत ही बढ़िया चीज है। उसकी वजह से आप देखिए कि 2005 में फ्रेमवर्क अग्रीमेंट था भारत और अमेरिका के बीच में बना था। 15 साल के अंदर हमने ये 4 अग्रीमेंट साइन किए हैं। कॉमकोसा, ठीक है, जो लेकर अब जाकर पीका हुआ है, उससे पहले लेमोआ था। इससे उसको अगर आप विस्तार पे पढ़ें तो मालूम होगा कि बड़ी मुश्किल चीज है ये, क्योंकि अमेरिका का अग्रीमेंट इस तरह से हर देश के साथ नहीं है, जो खास देश होते हैं। तो इसलिए जो अब है 2020 में हमारी जो संबंध है अमेरिका के साथ, अब ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल तरीके के संबंध बन रहे हैं। और आखिरी चीज, पाकिस्तान के साथ भारत को अपने संबंध ऐसे बनने पड़ेंगे, जैसे आप देख रहे हो पिछले 3-4 दिन पाकिस्तान को टेंटर हो चुके, उसको दबाव के अंदर रखना पड़ेगा। पाकिस्तान भारत के लिए कोई चीज नहीं है, मगर इसका न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है, वेरी हाई न्यूसेंस वैल्यू, बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू स्पेंड सो मच ऑफ आवर एनर्जी, टाइम, फोकस ऑन कश्मीर ऑल द टाइम। और कश्मीर का अभी भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। हमने पोजीशन ऑफ एडवांटेज हासिल कर लिया है, मगर अभी रिजॉल्व होना अभी बहुत साल लगेंगे इसको। इसलिए पाकिस्तान को प्रेशर में रखना हर वक्त निहायत जरूरी है हमारे लिए। यहां मैं अपना वो खत्म करता हूं। सॉरी, मैंने बहुत वक्त ले लिया आपका, और मगर कोशिश की थी मैंने कि पूरे विस्तार के साथ इसको मैं समझाऊं। अब मैं इसको स्टॉप करता हूं शेयरिंग, और मैं, जी हाँ, अब नॉर्मल मोड पे आकर एंड आई एम रेडी फॉर क्वेश्चंस। जो भी सवाल पूछना चाहें, अगर दिलीप भाई आप सवाल सबके पूछेंगे या इंडिविजुअली लोग पूछेंगे, जो भी तरीका आप चाहें। सर मनोज भाई कोऑर्डिनेट करेंगे, अभी मनोज भाई पूछेंगे। अच्छा, ठीक। सर, इसी आज के अध्याय का जो प्रथम प्रश्न आया है हमारे पास, वो है कि भारत की आर्मी है जो अभी आने वाले वक्त में जो विंटर सीजन चल रहा है, उसमें किस किस प्रकार की डिफिकल्टीज है जो उसको सहन करनी पड़ रही है। ओके, अगर आपने देखा होगा, मैं एक कप कॉफी साथ साथ पीते जा रहा हूं। अगर आपने देखा होगा, मैंने इसके ऊपर बहुत बात की, मगर थोड़े विस्तार में मैं समझाता हूं। और वो मैप भी आपको मैंने दिखाया, मनाली से ले पठानकोट, उधमपुर, श्रीनगर, कारगिल होकर ले, उससे आपको समझ में मालूम हो जाना चाहिए कि जब एक गाड़ी, आप समझिए कि एक 7 टन की गाड़ी है जो पठानकोट से चली, और उसको ले में सामान अपना छोड़ना है। पठानकोट से ले पहुंचना तकरीबन 4 से 5 दिन लगते, और वहां पर सामान छोड़ना, ड्राइवर को रेस्ट करना, लोड करना, अगर कुछ वापस भी आ रहा है सामान तो अगले दिन 4 से 5 दिन, तो 10 दिन। मतलब एक गाड़ी जो है तकरीबन 2.5 चक्कर महीने के अंदर लगा सकती है, 2.5 चक्कर। 7 टन सामान वहां पहुंच सकता है, हजारों, मिलियंस ऑफ टन ऑफ सामान वहां पहुंचना है। 50,000 लोगों के लिए 200 दिन का, अगर आप कैलकुलेट कर लें तो एवरेज राशन जो होता है एक जवान का दिन का 2.1 किलो होता है। 2.1 किलो इंटू 50,000 ट्रूप्स एक दिन में, ठीक है, उतने किलो हो गया। और इसको आप 200 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो बहुत हद से ज्यादा टन्स होते हैं ये। कुछ हद तक ये जो है टिंड राशन होता है, कुछ दूध जैसे है, दूध टिंड होगा या पाउडर मिल्क होगा, इस तरीके से होता है। और इनको लेकर और डंपिंग करनी पड़ती है ले में, और फिर ले से इसको आपको जहां पर ट्रूप्स डिप्लॉयड है वहां पर डंपिंग करनी पड़ती है।
तो हर यूनिट के पास 15 दिन का राशन तो ऐसे ही होता है हर वक्त, 15 दिन का और रिजर्व होता है, और फिर 180 दिन का रिजर्व और आ जाता है। इसको हैंडल करना ही बड़ा मुश्किल होता है। एक तो ये है, राशन छोड़ दीजिए आप, सबसे एक ही साधन है गर्म करने का अपने आप को, कोई बिजली से इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां टेम्परेचर है -35 -40, हवा जब चलती है तो मतलब बिल्कुल बोन हड्डी तक पहुंच जाती है ठंड वहां पर। तो इसके लिए आपको तेल चाहिए। अब तेल, हजारों लीटर तेल चाहिए, और तेल को लेकर फिर तेल को डंपिंग भी करनी पड़ती है, तेल का स्टोरेज भी करना पड़ता है। और खासतौर पे अगर चुशूल जैसे इलाके में, इस तरह के इलाकों में आप तेल के डंप्स बनाएंगे, तो जहां पर आपने तेल का डंप बनाया है, आपकी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। एक बम आएगा और पूरे तेल को उड़ा देगा। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ऊपर भी यही होता है कश्मीर में, कि अपने तेल के डंप अलग अलग जगह पर छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं, ताकि ये ना हो कि एक बम आया और पूरा तेल आपका उड़ गया। इस तरह से ये चीजें देखनी पड़ती है। तो अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुनने में आया है कि जब डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका के आए यहाँ पर, तो उन्होंने खासतौर पे कहा कि उनको महसूस हुआ, और डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका के एक पुराने कर्नल है वो स्पेशल फोर्सेस के, उनको महसूस हुआ, उन्होंने कहा कि हमको मालूम है कि आपके पास इतनी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड की क्लोथिंग जो है, कपड़े जो है, इतने ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आपने केटर नहीं किया होगा इतने ज्यादा के लिए। दूसरा, अगर आप चाहते भी हैं खरीदने के, आपके पास पैसा तो है भारत के पास, मगर इस समय दुनिया के अंदर, मार्केट के अंदर इतने कपड़े नहीं होंगे मिलने के लिए इतनी जल्दबाजी में। तो आप चाहते हैं कि तो हम अमेरिका के आर्मी का जो रिजर्व है कुछ हद तक, वहां से कपड़े आपको भेज देंगे। अब आप इसी से महसूस लगा लीजिए कि कितनी दुनिया में लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, कि ऐसे टेम्परेचर्स के अंदर हमारी 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 जो एक्सपीरियंस है वो है सियाचिन की। सियाचिन के टेम्परेचर तो कुछ हद से ही ज्यादा है, -50 -55 चले जाते हैं, मगर उसके लिए हमारे पास तैयारी रहे। 1984 से हमारी पूरी तैयारी, और उसके मुताबिक सब कुछ है हमारे पास। मगर एकदम से अगर जहां पर 5000 ट्रूप्स हैं और 50,000 हो गए 10 गुना, तो नेचुरली आपकी लॉजिस्टिक का तो बहुत ज्यादा पड़नी पड़ती है। और ले में जगह नहीं है, लेकिन द स्पेस नहीं है इतनी। एक एयरफील्ड है, दूसरी एयरफील्ड जो है थॉइस में है, उस पार लद्दाख रेंज के, जो सियाचिन के लिए डील करती है। हेलीकॉप्टर्स की बहुत जरूरत है वहां, तेल, ले के अंदर तेल चाहिए आपको बहुत, एविएशन फ्यूल बहुत चाहिए, क्योंकि हवाई जहाज लैंड करते हैं वहां पर, हेलीकॉप्टर्स कितना वहां पर तेल खाते हैं इसको चलाने के लिए। तो दिस इज अ मॉन्यूमेंटल टास्क। ये टास्क जो है, ये आर्मी के लॉजिस्टिक्स वाले जो होते हैं, आर्मी सर्विस कोर, एएससी, ऑर्डिनेंस, ईएमई, ये लोग जो है मिलकर करते हैं, और इसके स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं जो इसके कैलकुलेशंस करते रहते हैं पूरे वक्त ये स्टाफ कैलकुलेशन करता है। और इसका एक चेन होती है, पूरी सप्लाई चेन है। मैं समझता हूं सप्लाई चेन का सोर्स तो शुरू होता है दिल्ली से पीछे, बहुत से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बहुत उन इलाकों से चेन के सोर्स होते हैं, और वहां से शुरुआत होती है, और ये धीरे 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 कलेक्ट होकर समाज ऊपर तक पहुंचता है। ये चेन जो है वो पहुंचाती है। मैं समझता हूं कि इस साल पे खास तौर पे बहुत इसके ऊपर फोकस हुआ है, मगर अभी भी ऑप्टिमाइज नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि अभी वक्त लगेगा और थोड़ा ऑप्टिमाइज होने का, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हैं इससे पहले कि कड़ी ठंड वहां पर पहुंच जाए। मगर अगले साल अगर लोग कह रहे हैं कि चीन ने भारत के ऊपर हावी होकर भारत के लिए एक नया सियाचिन बना दिया है, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। इस कहावत के साथ मैं सहमत नहीं हूं। मैं नहीं समझता हूं कि ये फेस ऑफ जो है इतना लंबा चलेगा, मगर डेफिनेटली ट्रूप्स हमको कुछ ज्यादा बढ़ा कर रखने पड़ेंगे। अगर स्टैंड डाउन भी हो गया और दोनों फौजें हट रही हैं, तो हमें लद्दाख में ट्रूप्स बढ़ा के रखने पड़ेंगे, ले के इलाके में रखने पड़ेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर जल्द से जल्द वो ट्रूप्स वहां पर पहुंच सके। ना कि इस साल की जैसे हालत हुई है कि हमें प्लेन से और अपने ट्रूप्स को वहां पर भेजना पड़ा है। सर, जो दूसरा प्रश्न है वो है कि भारत की आर्मी का, स्पेशली जो गलवान का जो अभी वाकया हुआ उसके बाद, स्पेशली जो भारत की आर्मी है उसका मोरल कितना मजबूत है, और ऑन दी अदर साइड इसके कॉन्ट्राडिक्टरी बात करें तो चाइना का जो चाइना आर्मी है उसका मोरल कितना डाउन है। देखिए, कभी भी अपने दुश्मन को
कमजोर ना समझे, ये मैं हर दफे कहता हूं। और अपनी फौज के अंदर भी मैं अगर मैं कमांडर हूं तो मैं जाकर अगर सैनिक सम्मेलन दरबार में अगर बात कर रहा हूं जवानों से, शुरुआत तो करूंगा कि अपनी काबिलियत, अपनी ताकत के ऊपर पहले पूरा हमको विश्वास होना चाहिए, अपनी ताकत के ऊपर, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपने देश के ऊपर, अपनी लीडरशिप के ऊपर पूरा विश्वास, और वो मैं दिलाऊंगा अपने जवानों को अगर मैं उनसे बात करता हूं। उसके बाद मैं दुश्मन की बात करूंगा, और पहले मैं शुरुआत में यही बता दूंगा दुश्मन के बारे में कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर मत, कि अगर आपने समझा जिस दिन कि दुश्मन कमजोर है, आप इतने अचंभे में पड़ोगे, सरप्राइज हो जाओगे एकदम से। ठीक है, गलवान का ये हुआ कैसे? सबसे पहले देखिए, गलवान में जब ये 5-6 जून को ये पहली मीटिंग हुई थी कोर कमांडर की थिएटर कमांडर के साथ, चाइना के थिएटर कमांडर के साथ, उसमें अग्रीमेंट किया गया था कि ठीक है, ये गलवान का इलाका है, गोजरा फोर्ट का इलाका है, हॉट स्प्रिंग का इलाका, यहां से पीछे हटना चाहिए। पेंगोंगसो का कोई उस वक्त कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ। अब जब इस तरह का अग्रीमेंट हो जाता है तो हमारी जैसी फौज, जो हम बिलीव करते हैं कि हमने अगर किसी चीज पर साइन कर दिया तो हम उसका अमल करेंगे। चीन ऐसा देश नहीं है। चाइना इज अ कंट्री जो लीगल चीजों के ऊपर जाती है। लीगल वॉरफेयर उनका एक तरीका है। वो आपने देखा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये जो साउथ चाइना सी में चाइना ने आइलैंड बनाया है, ये इलीगल है। चाइना ने माना ही नहीं वो बात। उनकी ताकत है उनकी, तो उनका मानते ही नहीं इस बात को। तो इसलिए जब ये अग्रीमेंट हुआ, हमने भी ये देखा कि चाइना जो है क्या जो अग्रीमेंट साइन किया है उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करेगा कि नहीं। तो जिस काम के लिए कर्नल संतोष बाबू गए थे, वो था सिर्फ जिसको कहते हैं वेरिफिकेशन। हर दफे अग्रीमेंट को वेरीफाई करना पड़ता है ग्राउंड पे कि भाई आपने अग्री किया है कि आप यहां से हटकर पीछे जाएंगे, हटे हैं कि नहीं। और उस इलाके में गलवान में जो आर्मी पीएलए थी, वहां काफी दिनों से थी, जिनके साथ एक संबंध बन गया था। और ये मैं आपको बताता हूँ, एलओसी पे एलएसी पे हर जगह पे ये संबंध दुश्मन के साथ बन जाता है। मैं बहुत रहा हूँ एलओसी पर, मैं जानता हूं कि उस पार कौन है, मेजर साहब ये है, किस घर के हैं, किस जगह के हैं, कितने बच्चे हैं उनके, ये भी हम तक जानते हैं, इस तरह की चीजें। तो ये अच्छे संबंध बने हुए थे। जब ये गए वहां संतोष बाबू, तो इन्होंने देखा कि उस दफे वहां की फौज ही बदल गई थी। वो जो पुरानी फौज थी चीनी, वो चली गई थी और एक नई मैकेनाइज्ड यूनिट वहां पर आ गई थी, जिनको इसके बारे में कोई समझ नहीं थी। उसके अंदर ये अनबन हुई। हालांकि चीन तैयारी करके आए थे, अगर उनके पास वो सब जो बना कर आए थे वो सब साधन थे तो वो तैयारी करके आए थे। और हुक्म मेरे ख्याल से कि उनके पास हुक्म पहले से थे कि कुछ ना कुछ ऐसी हालत पेश करो जिससे कि भारत के ऊपर चोट पहुंचे, भारत के ऊपर एक मानसिक चोट पहुंचे, भारत की फौज के ऊपर एक मानसिक चोट पहुंचे। जो भारत समझता है कि चीनी सोल्जर, चीनी सिपाही 10 फुट लंबा है, वो सोचे कि 12 फुट लंबा है। ये कोशिश थी। मगर जिस तरह से रिस्पॉन्स किया भारत की फौज ने उस दिन, आमतौर पे सब कहते हैं कि 16 बिहार बहुत बढ़िया यूनिट, मैं जानता हूं उस यूनिट को। 16 बिहार संतोष बाबू साहब की लीडरशिप के नीचे उन्होंने किया। मगर ज्यादातर लोग नहीं जानते कि उनके साथ पीछे फौज के दुनिया भर के और दस्ते थे। 3 पंजाब थी, एक 81 माउंटेन रेजिमेंट थी, एक 3 फील्ड रेजिमेंट थी। किसी ने नहीं देखा कौन सी रेजिमेंट कौन सी, भारत की फौज है। सब जुड़ गए उसके अंदर, यहां तक कि मेडिकल के लोग भी जुड़ गए उस लड़ाई के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि मोराल, हालांकि 20 जवान हमारे उसके अंदर वीरगति को प्राप्त हुए, मगर भारत का झंडा तो खड़ा रहा, झंडा खड़ा रहा ऊंचा। उसी से मालूम महसूस हो जाना चाहिए कि मोराल कितना ऊंचा है। आखिरी चीज इसमें मैं ये कहूंगा कि आपको याद रखना चाहिए कि हम सालों से काउंटर इंसर्जेंसी, टेररिज्म, इस तरह की हालतों में हम लड़ाई कर रहे हैं। कारगिल में भी भारत की फौज ने लड़ाई करी और पछाड़ा पाकिस्तान को। चीन को आज तक ये एक्सपीरियंस नहीं हुई है। चाइना इज ए वन चाइल्ड नेशन, याद रखिए। हर फैमिली में एक बच्चा होता है। जब एक फैमिली के अंदर, एक परिवार के अंदर एक बच्चा है, तो वो परिवार अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता। हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि हम अपने बच्चों को खोना चाहते हैं,
मगर वो मोराल इतना ज्यादा हाई नहीं होगा उस देश का। हालांकि आप ग्लोबल टाइम में और इन चीजों के अंदर तो बहुत चीजें पढ़ेंगे, किस तरह से कम्युनिस्ट स्टेट के अंदर किस तरह से लोग देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर इसको असलियत में अगर देखें, सवाल के असलियत में देखें, तो ये महसूस होता है कि हमने बहुत साल से चीनी सिपाहियों को 10 फुट बना कर रखा है। अब मेरे ख्याल में गलवान के बाद चीनी सिपाही भी 5 फुट का बन गया है। थैंक यू सर। हमारे साथ रंजीत सिंह जी है पैनल में, उनका कोई प्रश्न है, हम उनका प्रश्न शामिल करना चाहते हैं। जी रंजीत जी। नमस्कार सर, आपके नमस्कार। इंसाइटफुल लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका। मेरी एक जिज्ञासा है, वो ऐसे कि आपने बताया कि अलग अलग टॉक्स में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके बारे में चाइना क्लैरिटी होने नहीं देना चाहता है। इसके पीछे उसकी मंशा तो समझ में आती है कि वो डाइल्यूटेड रख करके फिर जैसी परिस्थिति हो वैसा वो निर्णय ले सके और वैसा वो क्लेम कर सके, ये उसकी मंशा है। लेकिन उसके बातचीत में उसके तर्क क्या होते हैं? क्यों वो ऐसा नहीं चाहता है कि एलएसी डिफाइन हो, एलएसी डिफाइन हो जाए और कुछ नहीं तो टेम्परेरीली डिफाइन हो जाए? ऐसा वो उसके पीछे बात क्या करता है, लॉजिक क्या है, उसकी रेशनैलिटी क्या है, ये जानना चाहता हूँ सर। शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया सवाल। इसके ऊपर मैंने टच किया था, मैं अब इसको थोड़ा बहुत तफसील से मैं आप समझाता हूं। देखिए, अगर क्लेम लाइंस जो हैं चाइना की क्लियर अगर हो जाए, अभी आपने देखा कि हाल में एक नई उन्होंने वो शुरू करी, उन्होंने कहा कि 1959 में जो चाओ इन लाई ने कहा था वो क्लेम लाइन जो है वो असलियत में क्लेम लाइन है। पहली दफे बता रहे हैं ये। इतने साल 1993 से हम एक दूसरे के साथ इस वार्तालाप में है, लेक्चर इस एंगेजमेंट में है, मगर दे हैव नेवर एवर स्टेटेड, दिस टाइम दे हैव स्टेटेड। और वो भी बड़ी अजीब स्थिति है 1959 की, जिसमें कहा है कि भारत को और चीन को 20 किलोमीटर पीछे हटना चाहिए, जहां से 1959 में जहां पर फौजें थी उससे 20 किलोमीटर पीछे हटना चाहिए। अब ये अगर आप ग्राउंड के ऊपर या मैप पर इस लाइन को लगाएं 1959 की, तो आप समझिएगा कि भारत जो है लद्दाख रेंज के भी इधर आ जाएगा। तो ये तो दिस आर इम्प्रैक्टिकल थिंग्स, और इसको पोस्टपोन करने का ये एक साधन है, डिसीजंस को पोस्टपोन करने का। अगर चीन और भारत के संबंध लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्शन कंट्रोल पे, बॉर्डर के ऊपर अच्छे हो जाएं, तो चीन समझता है कि भारत की जो सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी ओरिएंटेशन है, वो पूरी तरह से वेस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान की तरफ चली जाएगी। और एक बेसिक वो है परसेप्शन है, चाइनीज सिक्योरिटी परसेप्शन है कि भारत जो है वो चीन का दोस्त नहीं बन सकता। इट इज अ राइवल, इट इज अ कॉम्पिटिटर फॉर पावर इन एशिया, नॉट इन एशिया अलोन बट इन द इंडो पैसिफिक, कंप्लीट इंडो पैसिफिक। तो देयरफॉर एक वो स्थिति बनाकर रखना पूरे वक्त, जिससे कि भारत को हर वक्त चीन के तरफ देखना पड़े, अपने बॉर्डर्स को देखना पड़े, एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़े पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान उसका, इफ यू रिमेंबर, उनका जो स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान चाइना रिलेशंस आर डीपर देन द ओशंस एंड हायर देन द स्काईज, ठीक है, ये उनका परसेप्शन है चाहे पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि उनको मालूम है कि किस तरीके से सपोर्ट मिल सकती है उनको इस नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन में, ग्वादर, जिबूती, इन इलाकों के साथ कैसे मिल सकती है। तो पाकिस्तान उनका एक हैंड इन ग्लव इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर चाइना। तो इसलिए जरूरी है कि ये स्थिति ना आ जाए कि भारत के साथ चीन का तो सब संबंध खत्म हो जाए, मतलब प्रॉब्लम खत्म हो जाए और हम पूरा फोकस अपना पाकिस्तान की तरफ करा दें। दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ चाइना। सो एज अ स्टार्ट पॉइंट अगर आप देखें, तो अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही कोई सहमति नहीं हो रही है बिटवीन द टू नेशंस, दैट इज द स्टार्ट पॉइंट के रिलेशंस हमारे हर वक्त जो है टर्बुलेंस में रहेंगे। ये बात है सर। मौजूदा परिस्थिति में जो क्वाड का जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चल रहा है, जो चारों देश का, उसका
और जो साउथ चाइना सी में जो अमेरिका की पोजीशन है, जो उसकी 7th फ्लीट जो वहां पर अभी मौजूद है, उसका चाइना पर कितना दबाव पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशियन, वहां पर कितना दबाव उसका कम हो सकता है? ओके सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वाड स्टार्टेड इन 2005, द आइडिया ऑफ क्वाड स्टार्टेड इन 2005, मगर भारत और ऑस्ट्रेलिया की अनबन थी काफी हद तक। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की रिलेशनशिप हैज नॉट बीन वेरी स्ट्रांग। 1998 में जब भारत का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में, तो सबसे पहला देश जिसने इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट किया था वो था ऑस्ट्रेलिया। और यहां तक कि हमारे स्टूडेंट जो थे फौज के, जो स्टाफ कॉलेज अटेंड कर रहे थे उनके ऑस्ट्रेलिया में, उनको वापस भी भेज दिया था। भारत भूला नहीं ये सब चीजें, भारत नहीं भूला, हालांकि भूल जाना चाहिए हमको अब, मगर भूला नहीं उस वक्त। तो टिल 2007-8 दिस अनबन हमारा चलता रहा। उसके बाद दिस वी स्टार्टेड इंप्रूविंग इनटू इट, एंड इंडिया नेवर लुक्ड एट ऑस्ट्रेलिया एज ए पार्टनर, एज अ पार्टनर। क्वाड का फॉर्मल एक्सेप्टेंस भी नहीं हुआ। अब जाकर नाउ वी आर कमिंग इनटू सम फॉर्म ऑफ व्हाट द क्वाड शुड बी। यहां तक कि कुछ एनालिस्ट जो है, वेस्टर्न एनालिस्ट, तो कह रहे हैं कि क्वाड जो है वो जैसे यूरोप में नेटो था, उस तरह से क्वाड जो है वो ईस्ट का नेटो बनेगा। अभी तक भारत ने इसके ऊपर कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया। वी आर स्टिल, इसकी वजह ये थी कि इंडिया जो था, भारत जो था, ये कभी भी चीन को ये इंप्रेशन, ये परसेप्शन नहीं देना चाहता कि हम अमेरिका, जापान, इन सब के साथ मिलकर और चीन के खिलाफ हैं। वी ऑलवेज फेल्ट कि वी कैन डू बिजनेस टुगेदर। हमें, हमारा आपके साथ कोई नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। दिस इज बीन आवर मतलब हम कस्प के ऊपर रहते थे, कभी भी ना इधर ना उधर, भी इन द मिडल। दिस इज व्हाट मोस्ट नेशंस आर। कोई भी देश इतनी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेता है आसानी से इसके ऊपर। अब जब मलाबार जो ये एक्सरसाइज होने वाली है, मलाबार की शुरुआत हुई है 1992 में, याद रखिएगा। पहली मलाबार एक्सरसाइज 1992 में हुई थी। 1991 में इंडो यूएस रिलेशनशिप को दोबारा कायम करना, ये दिस स्टार्टेड विद अ प्रपोजल कॉल्ड द किक लाइटर प्रपोजल्स। किक लाइटर जनरल किक लाइटर थे, जो यूएस आर्मी के चीफ थे वहां पर पैसिफिक कमांड में। वो उन प्रपोजल्स को लेकर आए थे भारत में। उससे शुरुआत हुई थी, मलाबार शुरू हुई थी, और उसके बाद, और मलाबार तब से डेवलप होती गई, हर साल डेवलपमेंट मलाबार हुई है इंडो यूएस पैटर्न पे। बाद में 2015 में, 2015 में जाकर जापान भी इसके अंदर शामिल हो गया, बिकॉज नाउ सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें चाइना की जो स्थिति थी, चाइना अपने आप के असली रंग दिखाने लगा, जापान की तरफ हावी होने लगा। साउथ चाइना सी के ऊपर तो कंट्रोल ऐसे ही जमा लिया था उसने। तो जापान और इंडिया के इंटरेस्ट थोड़े और ज्यादा मैच करने लगे, तो अमेरिका, जापान और भारत एक साथ मिल गए। अब 2020 में पहली दफे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया है इसके लिए, मलाबार के लिए। एंड मलाबार इज nothing but a cooperation of different navies, both for the Indian Ocean and for the Pacific Ocean. दोनों मतलब Indo-Pacific region के अंदर this cooperation is of all kinds, different things of understanding of procedures, interoperability एक साथ एक दूसरे के साथ। मगर more important than actual thing is the messaging, जो psychological message जाता है दुनिया को कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, हम मिल गए हैं, वी हैव गॉट कॉमन इंटरेस्ट्स। अब देखिए, मैंने आपको बताया 2005 में फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो था, प्रणब मुखर्जी ने साइन किया था अमेरिका के साथ 18 जुलाई को। बड़ा जबरदस्त स्पीच दी थी प्रणब मुखर्जी ने वहां पर। और अब 15 साल के बाद फाइनल बीका यहां पर साइन हुआ है, और इससे जो है ट्रस्ट जो है, एक दूसरे के अंदर एतबार जो है बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया हैज गॉन अप मेनी नॉचेस। एंड एक रिलेशनशिप जो अब आ रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप। और इससे आप सहमत होंगे, जो मैंने आपको बताया था कि 7 दिन पहले इलेक्शन से अगर डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका को छोड़कर और भारत में फिजिकली आ सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि क्या अहमियत वो दे रहे हैं भारत को इस समय। दिस इज द पोस्ट पैंडेमिक, क्योंकि
पैंडेमिक ऐसा एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ता है, और जब इकोनॉमी पर असर पड़ता है तो वर्ल्ड वाइड मिलिट्रीज के ऊपर असर पड़ता है, मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स के ऊपर पड़ता है। चीन ने अपने आप को परसीव किया है कि ये एक स्थिति ऐसी आ रही है जबकि दुनिया की इकोनॉमीज डाउन होंगी, चीन की इकोनॉमी अभी भी तकरीबन उठ रही होगी। एंड दिस इज द टाइम व्हेन पोस्ट पैंडेमिक चाइना जो है अपना नैरेटिव खेल सकती है, एंड दैट इज व्हाई दे आर लुकिंग एट एडवांसिंग 2049 को 2049, दे आर लुकिंग एट टेकिंग इट टू 2035 एट दिस टाइम। तो एक रियल सिचुएशन इमर्ज हुई है जिसमें अमेरिका एक आप समझिए थ्रेट परसेप्शन जो है अमेरिका की बदल चुकी है काफी हद तक, और इसलिए वो चाह रहा है कि इन तरह के पार्टनरशिप को मिलाकर रखे, बोथ फॉर द साउथ चाइना से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, प्राइमरीली इट इज फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। चाइना जो है ये नहीं कह सकता कि ये इलाका हमारा है, ये नहीं कह सकता ईस्ट चाइना सी हमारी है। प्राइमरीली दीज आर इंटरनेशनल वाटर्स एंड दैट इज व्हाट दे शुड रिमेन। सर, जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए उसमें जो अग्रीमेंट हुए लेमोआ, कोमकासा और जो बेका अभी जो रिसेंट हुए उसमें सर उस पर उसका क्या महत्व है भारतीयों के लिए, अगर आप सामान्य शब्दों में समझाएं। सामान्य शब्दों में ये 3 अग्रीमेंट जो है, सबसे पहले तो लेमोआ साइन हो गया था 2015 में। लेमोआ इज ऑन लॉजिस्टिक्स, ठीक है। आप देखते हैं कि हमारे लिए तो इतनी अहमियत नहीं रखता इस वक्त, मगर रखेगा बाद में। अमेरिका की शिप्स जो हैं, खासतौर पे हवाई जहाज जो हैं बहुत, वो दुनिया भर में बेसेस के अंदर डिप्लॉयड होते हैं। उनको अमेरिका से कहीं जाना है, फिलीपींस जाना है, आपको याद होगा 1990 में ओवरफ्लाइट फैसिलिटीज हवाई से हवाई जहाज आ रहे थे जिनको जाना था सऊदी अरेबिया। हमने उनको फैसिलिटी दी थी लैंड करने की भारत में, और रिफ्यूलिंग की भी फैसिलिटी दी बिना अग्रीमेंट के, बिना कोई अग्रीमेंट के। उसके ऊपर बहुत उस वक्त काफी खलबली मची थी उस टाइम पर। मगर लेमोआ के साथ क्या है कि नाउ वी हैव दिस अग्रीमेंट, जहां पर भी हम चाहे, जैसे हमारी शिप्स कोई जापान की तरफ जाए तो उनकी लॉजिस्टिक्स जो है, उनको एक शिप की लॉजिस्टिक्स बहुत बहुत बढ़ के होती है। उनको फ्यूल चाहिए होता है, ताजा पानी चाहिए होता है, उनको खाना पीना चाहिए होता है, बहुत चीजें होती है, बैटरी चार्जिंग होती है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन टेक्निकली। तो अगर कोई जापान में अमेरिका का बेस है, वहां बहुत नेवल बेसिस है, तो इंडिया के शिप वहां जा सकता है और उसको पूरा साधन मिलेगा वहां पर, एवरीथिंग विल बी देयर। एंड इसका रीपेमेंट जो है इट इज डन थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, ठीक है। इमीडिएटली कोई वो नहीं, आपको बिल रेज करने पड़ते हैं, एंड यू हैव एन एक्सचेंज ऑफ मनी ऑन दिस। तो ये तो हो गया लेमोआ एज फार एज लॉजिस्टिक्स इज कंसर्न। दूसरा है कोमकासा, ये कम्युनिकेशंस के ऊपर है, क्योंकि एडवांस कोडिंग होती है, बहुत एडवांस कोडिंग। अमेरिका का बड़ा एडवांस इक्विपमेंट है, तो कोडिंग होती है उसकी। अमेरिका नहीं चाहता कि ये कोडिंग जो है किसी और देश के पास हो। यहां तक कि बहुत से हवाई जहाज जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, या कोई और सर्वेलेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर रहा है जो वो बेच रहा है दूसरे तीसरे देशों को, तो वो कहता है कि ठीक है, आपको हवाई जहाज हम दे देंगे मगर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट नहीं देंगे। आधा इंपॉर्टेंस जो है किसी ऐसे जहाज का वो है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मगर बिना कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के वो बेच देते हैं इस तरह से। अब जब इस तरह का अग्रीमेंट हो जाता है तो नाउ जितनी कोडिंग है, जितनी आपकी सिग्नल्स की चीजें हैं, कम्युनिकेशंस की, इन सब चीजों के ऊपर एक अग्रीमेंट हो गया है नाउ, वेयर वी कैन एक्सचेंज ऑल दीस कोड्स। एंड जैसे हमने स्टेट ऑफ द आर्ट कोई हवाई जहाज लिया, जैसे कि अभी आपने चिनूक लिया है। अब चिनूक के जो साधन हैं जितने उसके अंदर, या और भी C-17 हवाई जहाज है, उनके साधन है, उनको वो सब साधन जो है अब इस अग्रीमेंट के बाद भारत को मिल सकते हैं, एंड दे कैन बी लोडेड ऑन टू दीज एयरक्राफ्ट कंप्लीटली, बिकॉज एक ट्रस्ट फैक्टर बन गया है। दूसरा आखिरी वाला जो बीका अभी हुआ है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप देखिए, जब हाइट ऑफ गलवान जब चल रहा था तो हम किस पर डिपेंड कर रहे थे फॉर ऑल दी पिक्चर्स, दी सैटेलाइट पिक्चर्स व्हिच वर कमिंग, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया पे कर रहे थे। एंड इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग, एंड वी डोंट गेट दैट काइंड ऑफ रेजोल्यूशन जो हमको चाहिए, जिससे कि हम एग्जैक्टली स्पॉट ऑन जाकर देखें कि क्या चीज हो रही है वहां पर, क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं। अब ये जो है प्राइमरीली दिस इज इन द फील्ड ऑफ
जो जो सैटेलाइट्स स्पेस से जो चीजें होती हैं उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है, इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन दैट, राइट? कंपैटिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, वो इंटेलिजेंस जो अमेरिका को मिल रही है उसकी शेयरिंग करना, दिस इज ओनली डन विद अ फ्यू कंट्रीज विद हुम यू हैव अ मेजर एग्रीमेंट एंड अ मेजर ट्रस्ट फैक्टर। तो ये आप देखें सीक्वेंशियली हुआ है, 2015 में लेमोआ, 2018 में कॉन्कोसा और 2020 में अब ये थर्ड टाइम जो 2+2 मीटिंग हुई है उसमें ये बीका साइन हुआ है। एंड एक्चुअल इसका अग्रीमेंट टू गो फॉर ऑल दिस स्टार्टेड इन 2005। 15 साल लगे हैं आपको इस पोजीशन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू नेशंस, इस पोजीशन पर पहुंचने में आपको 15 साल लगे। जी दिलीप भाई, अनम्यूट करो। आई थिंक सर अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 20 मिनट हम ज़्यादा चल रहा है, तो यहाँ से ही हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की ओर से मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से एक पूरा पीपीटी के द्वारा पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी, किस तरह की जो कंडीशन थी, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके आज की जो रियल टाइम कंडीशन है, उसका एक पूरा व्यू हम सबका ज्ञानवर्धन किया, इस बारे में एक पूरी जानकारी दी। सब बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आ रहे कि उन सबको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। तो फिर से मैं अध्ययन केंद्र की ओर से आपका आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला और एक कंटिन्यूस हिंदी में बोले जिससे कि सब समझ सके, तो आपके लिए एक बहुत कठिन कार्य था, मैं जानता हूँ, फिर भी आप बहुत अच्छी मैं हिंदी में बहुत खुश हूँ, मैं हिंदी में बोलने के लिए। जवानों के साथ पूरी करियर मैंने हिंदी में बात की है। ओके सर, तो फिर से मैं अध्ययन केंद्र की ओर से आपका आभारी हूँ कि आपने एक टाइम दिया और इस तरह से एक पूरी एक अच्छा मैसेज हम लोगों को दे सके। आभार सर, फिर से आपका मैं आभारी हूँ। मैं शुक्रिया चौहान बहुत सर का भी आभार हूँ। तरीब भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा होना चाहिए देश में अपना स्ट्रेटेजिक कल्चर बढ़ाना, ताकि समझ जो होती है इन चीजों की जो बॉर्डर पे हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी की है, वो पब्लिक तक पहुंचाना। और मैं समझता हूँ गुजरात में खास तौर पे इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, इसकी बड़ी खुशी होती है। शुक्रिया बहुत बहुत, नमस्कार। थैंक यू सर।